बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सीआईए रशिया काफी हद तक मिल के भी रिसर्च कर रहे थे कि कौन से केमिकल्स के जरिए माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया कि ड्रग्स करने की एक तमीज होती है। यू डिड 100 डिफरेंट ड्रग। आप कराची के रहने वाले हैं विदाउट यू गेटिंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगर 1 ग्राम हेरोइन आपका जो हाल करेगी ना, वो फेंटेनल जो है 0.1 mg पे कर देगी। इंडो पाकिस्तान एरिया में ड्रग्स को रिलीजियसली यूज किया जा रहा है फॉर अराउंड 5000 ईयर्स। जो आप देखते भी हो ना, ड्रग एडिक्ट होता है, ज़ॉम्बी से लग रहे होते हैं, खून खत्म हुआ होता है, आंखें ब्लड हुई हुई होती है। आपकी जिंदगी में जितने डर हैं, आपके जितने डाउट्स हैं, आपके दिमाग में जितने सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं है, वो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको देना शुरू कर देता है। सूरह काफ जो है उसमें जिक्र होता है ऑफ अदर रेल्म्स, अदर वर्ल्ड्स। ये 2 वर्ड्स हैं जिनको अक्सर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, जिससे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। एक है डायमेंशन और दूसरा है रियलिटी। कुरान पाक में इसकी भी बात हुई है ना, इसलिए काफ का वर्ड यूज किया गया है सूरह काफ के लिए। बिकॉज़ काफ बेसिकली मींस अ केव। एक काफ में जाने से या एक केव में जाने से आपने अपनी बॉडी का टाइम रोक दिया। तो अगर कोई आगे कह रहा है कि मुझे साइकेडेलिक्स पे गॉड का एक्सपीरियंस हुआ है, वो डिवाइन एनर्जी की बात कर रहा है, वो प्योर बेसिकली कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। गॉड को आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मुझे अल्कोहल पीता हुआ दिखता है तो मेरे हिसाब से बहुत बुज़दिल आदमी है, उसको अपने इमोशंस को फेस करने की उसमें करेज नहीं है, इसलिए वो अल्कोहल को यूज कर रहा है। जो हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं ड्यूरिंग अ ब्रेकअप और अ हार्ट ब्रेक आर सिमिलर टू अल्कोहल। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? तो यस, अगर आपको कभी पहला प्यार हुआ होगा तो आप नोटिस करना, वो तकरीबन 8 महीने से साल तक का पैटर्न होता है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको शराब की जरूरत नहीं है जी। रूह एक ऐसी चीज है जो कि डिवाइन है और इमॉर्टल है। मैं 2 दफा अपनी रूह को लाइव, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस तरह बात कर चुका हूँ। आपने कभी जो रोगन एक्सपीरियंस का सुना हो, जो पॉडकास्टिंग करता है, उसने तो ये सिस्टम अपने पास रखा हुआ भी है। इसको बेसिकली कहते हैं सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक। इससे अगर आप पैसे बना रहे हैं तो आर यू अ मॉडर्न डे पीर? उस इंडस्ट्री में मैं घुस रहा हूँ तो मैं एज अ स्पिरिचुअल कोच और स्पिरिचुअल गाइड घुस रहा हूँ, मैं एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं घुस रहा। बस ये फर्क है कि ना सिर्फ मैं इससे अर्निंग करूं, बल्कि एक कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें मेरे तरह के और लोग, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हो ना, आप डिटैच हो जाते हो इमोशन से। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest today. Talat Mazhar is a content creator. He talks about religion, he talks about history. बहुत सारी different topics पे आप बात करते हैं। तो पहली बात तो यार, thank you for joining us from Karachi. अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया for having me on this show. It's literally an honor. I was not expecting a local podcast इतनी होती होगी, ज्यादा बाहर की देखनी पड़ती है ना, so literally an honor. चले, थैंक यू। नहीं सर, मैं शुरू इससे करना चाह रहा था कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है बात, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई थिंक इंटरेस्टिंग मे बी फॉर द व्यूअर्स एज वेल। आपकी एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है विद हार्ड ड्रग्स। आपने डिफरेंट ड्रग्स इस्तेमाल किए हैं अपनी ज़िंदगी में। पहले तो वॉक मी थ्रू कि आपने ये ड्रग्स कौन से किए, और इसकी मैं वजह समझना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यू मूव टुवर्ड्स रिलीजन, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्क है जो आई थिंक एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। एंड ये भी मुझे बताएं कि फिर आपने ड्रग्स करना क्यों छोड़े, और कौन से हार्ड ड्रग्स आप इस्तेमाल कर रहे थे एट दैट टाइम? ड्रग यूजेज के 2 माइंडसेट्स होते हैं, ठीक है। एक वो बंदा होता है जो एस्केप ढूंढ रहा होता है, ठीक है ना, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मोस्टली इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो वो कंफर्टेबल नहीं होता लोगों के साथ डिस्कस करने में। ऐसे लोग यूजुअली फिर ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं। दूसरे मेरे टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। मेरा एक आर्टिस्ट माइंडसेट है, ठीक है। मुझे नॉर्मल पैटर्न जो है ना नहीं समझ में आते, मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ, इसीलिए मैंने साइंसेस को छोड़ के मीडिया साइंसेस पढ़ना शुरू कर दिया था। अब मुझे 19 की एज में एक राइटर है, उनकी किताब मिली थी, ये हंटर थॉम्पसन के नाम से आते हैं। इन पे फिल्म भी बनी हुई है, ये जॉनी डेप ने इनकी एक्टिंग की थी फिल्म के अंदर, इनकी एक नॉवल पे जिसका नाम है फियर एंड लोथिंग इन लास वेगस। अच्छा, 60s के अंदर और 70s के अंदर जो है माइंड कंट्रोल पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी, क्योंकि सोवियट्स और एलाइज ये बिल्कुल नेक बाय नेक चल रहे थे। वो नया नाजी पूरा का पूरा सिस्टम टूटा था, तो यूं समझ ले कि 90 बंदे जो है यूएस ले गया था, तो 2 बंदे जो है रशिया ले गया था। उस वक्त सोवियत होता था। तो ये उस 60s और 70s के दौरान जो सीआईए और आपकी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सीआईए रशिया काफी हद तक मिल के भी रिसर्च कर रहे थे कि कौन से केमिकल्स के जरिए माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है, और कौन से स्पिरिचुअल एबिलिटीज खोली जा सकती हैं। तो एक तरह से हंटर थॉम्पसन ये 60-70s में जिंदा थे, इन्होंने पूरा एक मैनुअल लिखा हुआ है कि कौन सा ड्रग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसकी कितनी लिमिट है, कब जाके आपकी बॉडी मतलब ये वो बंदे थे। ही स्पेशलाइज्ड इन बीइंग हाई विदाउट ड्रग्स। ये उस पॉइंट पे आ गए थे।
कि आपका हैलोजन बल्ब नहीं होता, इसके अंदर एक इनर्ट गैस होती है, उन्होंने उसका तक बताया हुआ है कि इस गैस को कैसे यूज किया जा सकता है हेलुसिनेट करने के लिए, अपना क्या नाम है ट्रिप करने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा खींच के जगाने के लिए। ठीक है, ये बंदा वैसे हल्का बंदा नहीं था, ही वाज PhD इन जर्नलिज्म, और गॉन्जो जर्नलिज्म की जो बेसिक्स है, जो पिलर्स हैं, वो इस बंदे के दिए हुए। गॉन्जो जर्नलिज्म इज व्हाट यू कॉल मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग नाउडेज। इसकी जो मतलब होते हैं ना, एक बेसिक गाइडलाइंस होती हैं कि किस अप्रोच से चलना है, किस तरह से क्वेश्चन करना है, वो इस बंदे के दिए हुए हैं। इसलिए ही वॉज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी। और 19 साल की उम्र में इनकी किताब हाथ लग गई तो ये समझ में आ गया कि ड्रग्स करने की तमीज होती है, एम ही नहीं आप मुंह उठा के कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक पूरा डिसिप्लिन है। आपकी बॉडी, आपका माइंड एक सर्टन मतलब एक सर्टन थ्रेशोल्ड पे हो, फिर आपने इन चीजों को अप्रोच करना है। और अगर आपने बॉडी को रिकवरी टाइम नहीं दिया तो वो फिर आप ड्रग नहीं कर रहे हो, तो ड्रग आपको कर रहा होता है। और इनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रग है सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रग आपकी अपनी बॉडी है, क्योंकि जिस चीज को आप ड्रग समझ रहे हो वो बेसिकली एक कैटलिस्ट है। आपकी बॉडी एक सर्टेन मैकेनिज्म से काम करती है, तो ये जो आप कंपाउंड ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो, उस मैकेनिज्म को जाके बाईपास कर रहा है। मतलब जैसे डोपामीन है, कितना मशहूर ड्रग है जी। हर कोई बोलता है डोप डोप डोप। ये जो डोप वर्ड है, ये 50-60s का ही निकला हुआ है, और ये यहीं से निकला हुआ है कि अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैंने कितने किस्म के ड्रग्स किए हैं, तो मोर देन 100 काइंड। ठीक है, 70-80% तक तो 70-80 तक तो मुझे याद है, तो बहुत सी मैंने एक्सपेरिमेंटल चीजें भी ट्राई की है। मेरी जो मोटिवेशन थी वो ये थी कि मुझे ये माइंडसेट देखना था कि बंदा जब ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में जाता है तो उसके साथ एक्चुअली हो क्या रहा होता है। मुझे एस्केपिज्म का इतना मसला नहीं था। जो लोग एस्केपिज्म की नीयत से इन चीजों को पकड़ते हैं, अब आपकी बॉडी जो है ना, जब भी आपकी बॉडी देखती है आपने कुछ ऐसा किया है जो कि एक अच्छी हरकत है, ठीक है ना, जिससे आपकी या तो सेफ्टी आ रही है या फिर आपको ग्रोथ मिल रही है, तो डोपामिन रिलीज करती है। मतलब यूं समझ लिया आपने कोई टारगेट अचीव किया, बॉडी ने डोपामिन रिलीज कर दी। अब ये डोपामिन को रिलीज करने के लिए 25-30 किस्म के अलग अलग केमिकल्स आते हैं, और हर एक अलग किस्म के मैकेनिज्म को जाके डैमेज कर रहा होता है। डैमेज ही बोलूंगा, क्योंकि आपकी बॉडी डिजाइन नहीं है इतना ज्यादा डोपामिन फ्लड करने के लिए। वही ना, जो सप्लाई आपको 3 महीने में मिलना है उस ड्रग की वजह से आजकल सबसे ज्यादा आई थिंक जो अब्यूज हो रहा है उसमें मेथाम्फेटामीन आ जाते हैं। ठीक है, एम्फेटामीन ही इनको कहा जाता है। आपको ये जितनी एनर्जी ड्रिंक्स मिल रही हैं, मेजोरिटी के अंदर ये मिले हुए होते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि वो आपको एडिक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो डैमेज है वो आपको 6 महीने या साल के बाद दिखता है। जैसे अगर आप हार्ड ड्रग कर रहे हो ना, जो आपने मतलब ब्लैक मार्केट से उठाया है, तो वो प्योरिफाइड नहीं होता। वो 1 या 2 डोजेज के अंदर ही आपको अपनी स्किन के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। आई होप मैं ज्यादा टेंजेंट में ना गया हूँ। नहीं, मैं एक सवाल है इसमें, सॉरी, मैं कह रहा था कि जब हमने फॉर एग्जांपल आपने भी बात की ना डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह में इस तरह की चीज़ होती है। आई रेड समवेयर के कोका कोला हैड समथिंग टू डू विद कोकेन एज वेल, के कुछ शुरुआत में उनकी कोई यूसेज थी। आई डोंट नो इफ दैट्स एन अर्बन मिथ। एक तो मैं ये भी आपसे समझना चाह रहा था। देन आई वांटेड टू आस्क यू, आपने कहा आपने यू डिड 100 डिफरेंट ड्रग्स। एक तो आप कराची के रहने वाले हैं, विदाउट यू गेटिंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, क्या अवेलेबिलिटी होती है, कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं कि 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स? एंड कैन यू वॉक मी थ्रू व्हाट यू थिंक आर यू टॉकिंग अबाउट जो साइकेडेलिक्स होते हैं, आर यू टॉकिंग अबाउट जिस तरह हमें सुनने में आता है देयर इज लाइक DMT एंड आई डोंट नो लाइक ayahuasca, MDMA, which ones do you think were the ones that opened your mind the most? Open my mind the most? देखिए, ओपन योर माइंड ड्रग पे नहीं होता। ओपन योर माइंड होता है ड्रग उतरने के बाद आपने जो ड्रग के ऊपर एक्सपीरियंस किया उस पर मेडिटेट करने से। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बिकॉज अगर साइकेडेलिक्स, अच्छा साइकेडेलिक्स जो है वो ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं आता है, साइकेडेलिक्स ही एक अलग कैटेगरी है। बिकॉज ये वर्ड भी वैसे ग्रीक से आ रहा है। साइकी मतलब आपका माइंडसेट, और डेलिक्स मतलब उसको ऑल्टर करना। तो ऐसे कंपाउंड जो आपके माइंड को, आपकी थॉट को ऑल्टर करे, वो साइकेडेलिक्स कहलाते हैं। इसमें बहुत से माइल्ड साइकेडेलिक्स भी हैं जो कि हम लोग रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं और हमें अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरीज आती है। एक साइको एक्टिव होता है जिसमें आपकी कॉफी आ गई, उसकी फिर एक्सट्रीम एग्जांपल जो है कोकेन और मेथ है। और फिर साइकेडेलिक्स आ गए। ठीक है, साइकेडेलिक्स के अंदर जाफरान भी आ जाती है। जाफरान इंतहाई एक्सपेंसिव एक प्लांट है, और अगर वो आपने 1 या 1.5 ग्राम से ज्यादा कर लिया, मैं तकरीबन 2 ग्राम पे किया है, तो उसका इफेक्ट LSD से कोई इतना डिफरेंट नहीं होता। और इतनी गर्म तासीर होती है कि आप पहाड़ पे बैठे होंगे ना बर्फबारी में, आप अपनी जैकेट उतार देंगे। तो ये डेफिनेशन ऑफ अ ड्रग 2 सोर्सेस से आ रही है। ठीक है, एक तो आपकी हो गई स्पिरिचुअल या रिलीजियस सोर्सेस, और दूसरी हो गई आपकी फार्मा की सोर्सेस। तो मेजॉरिटी ड्रग्स जिनको आप ड्रग्स कह रहे होते हैं वो ड्रग्स भी नहीं होते हैं, वो सिंथेसाइज्ड केमिकल्स होते हैं। ठीक है जी, जो कि फार्मा की बेस पे मतलब लीगल या इलीगल है।
एक्चुअल में जिन चीजों को आप ड्रग कहते हो उसमें दो ही चीजें आती हैं जो कि मैंने अपने जाती एक्सपीरियंस में देखी। एक तो आपकी ओपियम हो गई, ठीक है, हेरोइन हो गई, एक बहुत ही पुराना ड्रग है और इस ड्रग को हजारों साल से यूज किया जा रहा है आर्मी के मतलब एक फौज होती थी ना, अब आपको एक सोल्जर को भेजना है ऑन वॉर, तो आप उसको एक सर्टेन पैकेट बना के देते हो, खाना पीना देते हो, तो उसमें ओपियम दी जाती थी, अल्कोहल दी जाती थी एज समथिंग जो कि आपकी पेन को रिड्यूस करे ताकि बंदा जंग में लड़ता जाए, ठीक है, वो उसको रुकना ना पड़े। हमने इसको एज मेडिसिन यूज करना शुरू किया बहुत छोटे छोटे डिजीजेस के इलाज के लिए, इसलिए ये एक एपिडेमिक बन गया अभी यूएस में, और आपको यूरोप में इसका एपिडेमिक सबसे ज्यादा दिखेगा, इसलिए अब वो फेंटेनिल की तरफ आ रहे हैं। फेंटेनिल इज बेसिकली सिंथेसाइज्ड हेरोइन होती है। अगर 1 ग्राम हेरोइन आपका जो हाल करेगी ना, वो फेंटेनिल जो है 0.1 mg पे कर देगी, इतना ज्यादा पोटेंट है। और ये आपको अफ्रीका में भी इसका एपिडेमिक दिख रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो खुद पेन को एज अ सेंस लेती है कि आप पेन बेसिकली बता रही होती है बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और पेन मैनेज करनी होती है ताकि बॉडी अपने आप को खुद रिपेयर करे। आपका एक इम्यून सिस्टम होता है, अल्लाह ताला ने अंदर आपकी बॉडी इतनी मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है कि मैं जितना इस पर बात करूंगा मैं हम घंटे बात कर सकते हैं। तो ये आपके जो साइकेडेलिक्स है, ठीक है, स्पेशली ये क्या कर रहे हैं, आपका ब्रेन जो है ड्यू टू रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है ना, आपके न्यूरोनेट पाथवेज बन जाते हैं कि जिसको आप कह सकते हो कि मेरी एक आदत बन गई है, एक रिचुअल बन गया है, ठीक है, एक ऐसी थॉट हो गई है जो पक्की हो गई है। तो साइकेडेलिक्स यूज किए जाते हैं इन थॉट्स को नम डाउन करने के लिए, ताकि बंदा अपनी स्पिरिट से कनेक्ट कर सके, क्योंकि आपकी बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस है, फिर आपकी स्पिरिट की अपनी इंटेलिजेंस है। ये जो आपने नाम लिया डीएमटी, आयोवास्का, डीएमटी एंड आयोवास्का इज एक्चुअली द सेम थिंग, ठीक है जी। डीएमटी जो है वो उसका पाउडर्ड वर्जन है जो आपको ब्लैक मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आयोवास्का जो है वो लाइव बनाया जाता है, ये 2 जड़ी बूटियों से मिलकर बनता है। और मजे की बात, पाकिस्तान में एक पूरा जंगल है जिसमें ये जड़ी बूटी मिलती है, ठीक है, आपने ये नाम भी सुना होगा, चांगा मांगा। चांगा मांगा इज द बेसिकली द रूट जिसको स्मोक करके आपको डीएमटी का हाई मिलता है। तो इस एरिया में, इंडो पाकिस्तान एरिया में, ड्रग्स को रिलीजियसली यूज किया जा रहा है फॉर अराउंड 5000 ईयर्स, जो डॉक्यूमेंटेड है। थोड़ी देर पहले आपने बात की, आपने बोला कि जो ड्रग्स हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक फार्मा जो बैन करती है और एक जो रिलीजियस होता है। इन योर ओपिनियन क्या आपका इसका मतलब क्या, आर्ट ऑल ड्रग्स रिलीजियसली बैंड? मतलब मिसाल के तौर पे एनीथिंग दैट गिव्स यू आउट ऑफ बॉडी और हाई एक्सपीरियंस, जिस तरह अल्कोहल इज बैंड इन इस्लाम, आर्ट ऑल ड्रग्स बैंड इन इस्लाम? वही ना सर, हर प्लांट की एक सर्टेन डिसिप्लिन है उसको इस्तेमाल करने का, ठीक है। आप जब ब्रूफिन खा रहे हो, पैनाडोल खा रहे हो, वो एक तरह से सिंथेसाइज्ड वर्जन्स ऑफ अफीम ही है, ठीक है, उसी प्लांट के डेरिवेटिव्स हैं जिनको बहुत फाइन ट्यून किया गया कि खाली सर्टेन चीज के लिए वो इस्तेमाल हो। अब रिलीजन के अंदर ड्रग्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि रिलीजन, अगर आप मोनोथियस्टिक रिलीजन्स को भी पकड़ ले तो आपको ज्यूस की हिस्ट्री में, ठीक है, आपके टेम्पल ऑफ सोलोमन वगैरह में जिनके ऑल्टर्स होते थे जहाँ पे ये बेसिकली बैठ के इबादत किया करते थे, ये ऑन डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे इतने ट्रेसेस मिले हैं कैनबिस के, ये लोग कैनबिस की बेसिकली धुनी दिया करते थे, जिसको आप हशीश या फिर क्या कहते हैं, वीड कहते हो, और उसमें बैठ के फिर ये लोग दुआ किया करते थे। ये जो बैन करने का सिस्टम है वीड को या फिर कोकेन को, अब कोकेन जो है, कोकोआ प्लांट जो है, ये बेसिकली पत्ता होता है। इस पत्ते को मायंस यूज करते थे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि उनके रिचुअल्स होते थे कि उनको बहुत हाई पॉइंट पे जाके ऑल्टर पे बैठ के फिर सैक्रिफाइसेस करने हैं। तो अगर आप उस पत्ते को चबा रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत जो है ना, उस पत्ते का फाइबर भी जा रहा है। आप जब उसको सिंथेसाइज करके उसमें से जो उसका सबसे हाईली एक्टिव कंपाउंड है उसको सेपरेट कर रहे हो, तो आपने, ये वही बात हो गई ना, अगर आप फल खा रहे हो तो साथ में फाइबर जा रहा है, तो वो बॉडी को इतना डैमेज नहीं करता। आप एक ऑरेंज जूस का ग्लास पी रहे हो ना, आपको उस वक्त तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बेसिकली वो इंसुलिन स्पाइक है, ठीक है। ऑरेंज आपके जो फ्रूट जूसेस होते हैं और ना लॉन्ग रन आपकी बॉडी के लिए बहुत डैमेजिंग होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको उनका बहुत अच्छा हाई एक शुगर रश बेसिकली मिल रहा होता है। तो जब फार्मा की तरफ आ रहे हैं ना, फार्मा ने बेसिकली ये करने की कोशिश की है कि आप डायरेक्ट प्लांट्स की तरफ ना जाए, आप उनका जो सिंथेसाइज वर्जन है जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर यूज किया जा सके, उनको मेन स्ट्रीम किया है। और ये मेन स्ट्रीम हुआ भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हम इस वक्त यूज कर रहे हैं, जिसमें टैंक भी आ जाता है ठीक है, जितने भी आप इस वक्त दवाइयां यूज कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, जिसमें कार्स आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ये बेसिकली डेवलप की गई थी ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही तो सारी डेवलप हुई है। अब क्योंकि वॉर खत्म हो गई तो उन चीजों को जाया होना नहीं देना था, तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक की तरफ उनको डायरेक्ट करना शुरू कर दिया थ्रू मार्केटिंग ये रियल टाइम में हुआ है और अभी तक हो रहा है ये। अभी भी टेक्नोलॉजीज जो कि आर्मी के काम की नहीं रहती हैं, ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप देखते हो कि दुनिया में सिंथेटिक वॉर्स करा करा के वो वाला फिर हथियार
उन जगहों पे बेचा जाता है ताकि उसकी फंडिंग जो है और मतलब एक तरह से रिकवरी की जाए ना, ताकि और जो उन्हें चीजें बनानी है उसमें इन्वेस्ट किया जा सके। तो मेडिसिन भी इसी तरह है, जब आप प्योर प्लांट बेस्ड कोई मेडिसिन यूज कर रहे हो तो वो एडिक्टिव नहीं होती, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अगले 5 से 6 दिन में आपको सोबर होने के बाद भी फील होता है। लेकिन जब आप कोई सिंथेसाइज चीज यूज कर रहे हो ना तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। आई होप मैंने ज्यादा एक्सट्रीम टेंजेंट ना मारा हूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ कोकेन की हिस्ट्री उठा के देख लें तो कोकेन अभी भी आपको मिल जाएगी डेंटिस्ट के पास। ठीक है, डेंटिस्ट आपके जो दांत सून कर रहे होते हैं कुछ इंजेक्शन नहीं लगाते, दैट्स कोकेन। ओरिजिनली कोकेन वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड इन अ वेरी स्पेसिफिक रिचुअलिस्टिक मैनर। वो जो फ्लड हुई है ना रोडों पे, वो 60s और 70s में हुई है, जिसमें मेनली CIA जिम्मेदार है, और भी एजेंसी जिम्मेदार है। लेकिन वो जो आपका है ना एक पूरा दुनिया को कल्चर शॉक मिला के ये एक ड्रग होता है, इसको करने से ये होगा, ये आपको हॉलीवुड के थ्रू सबसे ज्यादा मिला है। इसलिए आज के जमाने में आपकी जो डेफिनेशन ऑफ ड्रग है वो CIA बेस्ड या हॉलीवुड बेस्ड ज्यादा है, और फार्मा बेस्ड ज्यादा है कि क्या चीज हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस चीज को बैन करके पत्तों के फॉर्म में प्रोवाइड करो। जब आप ड्रग्स को प्लांट के फॉर्म में करते हैं ना सर, तो उसकी एक सोल होती है, उसकी एक स्पिरिट होती है, वो आपको फील होती है। जैसे सबसे पुराना ड्रग जिसको आज भी खुला खाता किया जाता है और हर कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो आपके माइंड को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना, आपकी न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड के जो है ना पैटर्न्स बन जाते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं कि ये वाला माइंड का हिस्सा ये करेगा, ये वाला ये करेगा। आप जब साइकेडेलिक्स यूज करते हो तो ये सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि वो डेटा जो आपकी आंख आपके ब्रेन के सर्टेन हिस्से में भेजती थी टू ट्रांसलेट के विजुअल क्या है, वो उस हिस्से में जाने की बजाय वहां चला जाएगा जहां पे ऑडियो स्टोर्ड है, या जहां पे टच की जो है डेटा स्टोर्ड है, या आपकी कोई मेमोरी स्टोर्ड है, सब खिचड़ी होना शुरू हो जाता है। और ये अराउंड 5 to 7 आवर्स का प्रोसेस होता है। अब रिलीजन आपको कहता है कि आपने ये सोबर ही करना है। सोबर आप ये कैसे करोगे? अपनी ईगो को बंद करके। अब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनको आप ड्रग्स की कैटेगरी में डाल रहे हो, ये मोस्टली नॉन मोनोथियस्टिक रिलीजन्स में यूज होते थे ईगो को ऑन ऑफ करने के लिए, ताकि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, सर्टेन अमाउंट ऑफ विजडम जो है वो प्लांट्स के थ्रू या अपनी बॉडी के थ्रू एक्सेस कर पाओ। जब आप मोनोथियज्म की तरफ आते हो तो मोनोथियज्म आपको बार बार यही सिखाता है, आप इसमें तीनों रिलीजन उठा सकते हैं, क्रिश्चियनिटी भी उठा लीजिए, इस्लाम भी उठा ले, जुडाइज्म भी उठा ले। वो आपको ये बताता है कि हर चीज आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आपको बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सिस्टम को प्योरीफाई करने की जरूरत है। और जब आप अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना शुरू करते हो, सबसे जो इजी मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ वीड का दे सकता हूँ। ठीक है, वीड छोड़ना कितना मुश्किल होता है, मतलब ज्यादा लोग बोलते हैं हमें ड्रग्स की एडिक्शन में सबसे ज्यादा ये चर्च का नाम या वीड का नाम आ रहा होता है। आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक पूरा सिस्टम मौजूद है जिसे एंडोकैनाबोनॉइड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल मतलब मेडिकल ग्रेड जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। और ये जो एंडोकैनाबोनॉइड सिस्टम है ये कब एक्टिवेट होता है? जब आप अपनी बॉडी को पुश करते हो उसके थ्रेशोल्ड तक। जैसे फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट भाग सकते हो ना, जब आप 18 मिनट 19 मिनट अपने आप को पुश करोगे भागने को, मसल्स टूटना शुरू होंगे, तो ये एंडोकैनाबोनॉइड सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये आपकी बॉडी में THC फ्लड करता है, जिसकी वजह से मसल्स फटने का दर्द होना कम हो जाता है और आप में स्टैमिना आता है और आगे चलने का। ठीक है, इसको रनर्स हाई कहा जाता है। जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी आपको स्पोर्ट्स में दिखेंगे, वो सारे इस हाई की वजह से स्पोर्ट्स से एडिक्ट हो जाते हैं। अब आप अगर कैनबिस कंज्यूम कर रहे हो बाहर से, तो नॉर्मल में आपकी बॉडी में जो आपका EDC सिस्टम है वो जितना THC देता है, अगर वो आपको रोज के 20 रुपए दे रहा था, आपने एक जॉइंट पी के या फिर ये ayahuasca पी के क्या किया, 20 रुपए की जगह 2500 रुपए डाल दिए, तो ऑब्वियसली बात है तबाही तो होगी ना। अब ये जो पेगन रिलीजन्स है इनमें रिचुअलिस्टिकली ये किया जाता था और चूज किया जाता था कि कौन बंदा है जो कि इन प्लांट्स को बर्दाश्त कर सकता है, फिर उसको दिए जाते थे और इनको शामन्स कहा जाता था या विच डॉक्टर्स कहा जाता था। आज के जमाने में हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी को मास्टर कर लो, तो ये जितने किस्म की इफेक्ट्स हैं, चाहे इसमें साइकेडेलिक्स आ जाए, चाहे इसमें अपर्स आ जाए, डाउनर्स आ जाए, डिप्रेसेंट्स आ जाए, जितने भी आ जाए, वो सब आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है, आप इसका कंट्रोल ले सकते हो। तो खुद ही सोचे ना, 60s-70s में इतनी दबा के इन ड्रग्स को फ्लड किया गया है पब्लिक के अंदर, खास तौर पे यूएस में। तो अगर इनसे वाकई में कोई फायदा आ रहा होता तो यूएस तो ये अपने सोल्जर्स को दे रही होती कि आप जंग पे जा रहे हो, अगर एक स्नाइपर है उसको जाके 3 या 4 महीने लगा के एक बंदे को मार के वापस आना, तो उसको साइकेडेलिक्स देते, उसको कोकेन देते कि जाओ करो। और ये किया भी है इन्होंने। वर्ल्ड वॉर 2 में ये एक्चुअल में हुआ भी है।
आपकी नाजी आर्मी थी वो पूरी की पूरी पर्वटन से फंडेड थी। आपकी जापानीज आर्मी है उनको एम्फेटामिन्स दिए जा रहे थे, यहाँ तक कि ब्रिटिश आर्मी तक स्टैंडर्ड इशू उनको एम्फेटामिन्स की पिल दी जा रही थी। ये मार्केटिंग में सिर्फ कहते हैं कि नाजी को दी जा रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 में 90% जो फौजी लड़ रहे थे वो मैथ पे लड़ रहे थे, कि ये डॉक्यूमेंटेड है। क्योंकि जब वो जंग से वापस आए उन्होंने वापस अपने आप को सोसाइटी में इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। उनको बाइपोलर डिसऑर्डर्स हुए हैं, उनको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हुए हैं, उनको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतनी हाई इंटेंसिटी पे वॉर को और खून खराबे को देखा था कि वो उनकी बॉडी में फंस गया था। उनको वही हाई वापस चाहिए था जो सोसाइटी में मिल नहीं रहा था। यहीं से फिर आपका जो है ना 60s और 70s का हिप्पी कल्चर निकलता है। और ये जो वेटरन्स है ना, इन लोगों से हंटर थॉमसन ने डायरेक्ट 1-on-1 इंटरैक्ट किया, इनके इंटरव्यूज लिए, उसकी बेस पर एनालिसिस किया कि ड्रग्स कैसे करते हैं, कब करने, क्यों करने, और ये किताब पब्लिश की, फियर इन लोथिंग इन लास वेगस। ये किताब मेरे हाथ लग गई, इसलिए मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं इन चीजों को डिस्कस कर पा रहा हूँ कि अगले बंदे को भी समझ में आए कि साइकेडेलिक्स कहाँ यूज होते हैं, वीड कहाँ यूज होती है। मतलब मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मैं लोगों को अपने ऑनलाइन वीडियोस में, लेक्चर्स में यही ब्रीदिंग टेक्निक सिखा। ये बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। सर्टन ब्रीदिंग रिदम्स के अंदर आपकी बॉडी नेचुरली साइकेडेलिक्स रिलीज करती है। नेचुरली कोकेन जो है वो जाके क्या कर रही है, एड्रेनलिन का जो आपका सप्लाई है बॉडी में, उसको जाके यूं समझ ले एक पिनियाटा लटक रहा है इतना बड़ा सा, ठीक है, उसमें भर के जो है ना एड्रेनलिन है। आप जितना बॉडी को पुश करते हो उसके हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। कोकेन क्या करेगी, जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को फौरन तोड़ेगी, फटाक करके जितना आपकी बॉडी में एड्रेनलिन मौजूद है सारा एक वक्त में फ्लड करा देगी। समझ रहे हैं ना? दिस इज नॉट हेल्दी। लॉन्ग टर्म में ये आपके नर्वस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देगा, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम के पास इतना एड्रेनलिन और डोपामिन बचेगा ही नहीं कि नॉर्मल टास्क कर सके। जो आप देखते भी हो ना, ड्रग एडिक्ट होता है जी, ज़ॉम्बी से लग रहे होते हैं, खून खत्म हुआ होता है, आंखें ब्लड हुई भी होती है, वो ये हो रहा होता है। और ये 60s और 70s और मिड 80s में किया गया है, वरना उससे पहले ये जितने भी प्लांट्स हैं इनकी एबोरिजिनल्स के पास, वो जो जिनको आप कहते हो ना ये जंगली लोग हैं इनके पास रिचुअल्स होते थे, पैटर्न्स होते थे। क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये हंटर एंड थॉमसन है, और सेकंड जो शख्स है उनका नाम है टेरेंस मैकेना। टेरेंस मैकेना को तो मतलब ये जो है ना मशरूम्स का वो गॉड फादर भी कहा जाता है, क्योंकि जितना डिटेल में इस बंदे ने काम किया है अभी तक और किसी ने किया नहीं है, इन माई नॉलेज एटलीस्ट, मैं जहां तक मैंने लोगों को Fair पढ़ा। enough. अच्छा, मैं ये आपसे समझना चाह रहा था कि आपने कहा कि अगर मैं एक डोसेज के साथ ये चीज़ें करता रहूं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई नो हाउ टू कंट्रोल इट। पुराने ज़माने में शामन्स थे, हंटर थॉमसन की किताब में समझाया गया। तो देन व्हाई डिड यू स्टॉप डूइंग देम? मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपने एक कंट्रोल्ड तरीके से ड्रग्स की यूसेज से आपको फ़ायदा हो रहा है, देन व्हाई डिड यू गो कोल्ड टर्की? अच्छा, आई नेवर वेंट कोल्ड टर्की ठीक है, आई फिगर्ड आउट हाउ टू हैव द सेम हाई विदाउट कंज्यूमिंग द ड्रग। अच्छा, सो ठीक है, हाउ डू अब यू हैव आपको दैट हाई? कैनबिस का हिट चाहिए, हलाल तरीके से चाहिए। उसका क्या टेक्निक है, आपने मिनिमम, अच्छा हर बॉडी का अपना जो है ना एक थ्रेशोल्ड होता है, तो मेरी बॉडी का इसमें जो थ्रेशोल्ड है वो 40 मिनट्स है। मुझे 40 to 45 मिनट्स तक कांस्टेंट हाई इंटेंस ट्रेनिंग करनी है, वॉक करते रहना है या रनिंग करते रहना है। जैसे ही 44-45 मिनट्स का मार्क हिट होता है, ठक करके मेरा कैनाबिनॉइड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। आई हैव इनफ हैश एंड वीड इन माई सिस्टम टू लास्ट मी 3 to 4 आवर्स। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं और रनिंग कर करके उसको यूज अप करूं, या फिर उस वक्त रुक जाऊं और किसी क्रिएटिव काम में बैठ जाऊं, जैसे वीडियो एडिटिंग पे बैठ गया या रीडिंग के लिए बैठ गया। वो सारा का सारा जो मेरी बॉडी में THC रिलीज हुआ वो मैंने यहाँ हार्नेस कर दिया। अब साइकेडेलिक्स आप कैसे रिलीज करते हो अपनी बॉडी में नेचुरली, ये जरा फाड़ू है, मतलब ये इजी काम नहीं है दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। इसमें आपको बहुत इंटेंस ब्रीदिंग अपनी कंट्रोल करनी होती है। इसके 2 तरीके हैं जो कि मैं आपको, मतलब मैं पब्लिकली भी ये शेयर करना चाहूंगा। पहला तरीका जो है ये तो प्रैक्टिस भी हो रहा है। अगर आपने कभी जो रोगन एक्सपीरियंस का सुना हो, जो पॉडकास्टिंग करता है, उसने तो ये सिस्टम अपने पास रखा हुआ भी है। इसको बेसिकली कहते हैं सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक। ये टैंक्स आते हैं, मैं ये टैंक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वाली अप्रोच अपने कमरे पे लगाई। अब कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पे खामोशी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो यूं कर ले कि तकरीबन 3:15 साढ़े 3 बजे जो है ना कराची खामोश होना शुरू होता है और 5 बजे तक खामोश रहता है। 5 सवा 5 कर ले फिर अजानें शुरू हो जाती है। तो मेरे पास ये 2 घंटे का टाइम था। सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक क्या करता है, आपको किसी तरह की साउंड, किसी भी तरह का कोई टच और किसी भी तरह की कोई लाइट का जो है ना वो आप तक नहीं आने देगा। यूं समझ ले वो जो फिरौन का ताबूत नहीं होता, आपने उसके अंदर जाके ना अपने आप को सील कर दिया है। दिस इज वन वे ऑफ एक्टिवेटिंग साइकेडेलिक्स नेचुरली। अब अगर आपके पास एक सेफ एरिया है जहां पे आप बैठ के सुकून से, जैसे कोई इबादत करने की जगह है या कोई मेडिटेशन की जगह है, या आपका स्टूडियो भी है, क्योंकि ये मैंने स्टूडियोज में सबसे ज्यादा ट्राई किया जहाँ पे खिड़कियां नहीं होती हैं, सारी लाइट्स आप कंट्रोल कर सकते हो, साउंड कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ शट डाउन करके वहां पे आप बैठ जाओ। दिस कैन बी वेरी स्केरी
बिकॉज जब आप इस तरह बैठते हो, अपनी बॉडी को सेंसेस देना बंद करते हो ना, तो बॉडी के अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है, आपके जो फंसे हुए जज्बात, ख्यालात, एहसासात, ये ना तस्वुरात, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आना शुरू हो जाते हैं. अब द ट्रिक इज टू लेट देम फ्लो. उनको बाहर आने दे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब आप साइकेडेलिक्स कर रहे हो ना, तो वो जो केमिकल है वो फोर्सेबली जाके यही हरकत कर रहा है. आपके जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको जा जाके पुन 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 करके ओपन कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, आपके सारे रिसेप्टर्स को एक्टिव कर रहा है, ताकि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप कंफर्टेबली देख सको विदाउट बीइंग इन फियर और विदाउट बीइंग इन एनी काइंड ऑफ मतलब डाउट. ठीक है, अगर आप ये नेचुरली करना चाह रहे हो, तब आपने अपने आप को आइसोलेट करना है, साउंड से और लाइट से आइसोलेट करना है, और 1.5 से 2 घंटा स्टिल बैठना है. ये सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक में करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें पानी होता है. सर, दिस इज लिटरली अ हार्ड रीसेट. जब आप अपने आप को अपने सारे के सारे सेंसेस को रीसेट करते हो ना, तो आपकी कोर जो है वो वापस डिफॉल्ट या फैक्ट्री सेटिंग पे आ जाती है. आपकी जिंदगी में जितने डर हैं, आपके जितने डाउट्स हैं, आपके दिमाग में जितने सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं है, वो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको देना शुरू कर देता है. एक तरह से आपकी बॉडी एक ऐसे हीलिंग मोड में चली जाती है कि अगर आपको कैंसर भी है, तो अगर क्योर ना सही, आप उसकी पेन मैनेजमेंट और उसकी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. Is it similar? लेकिन ये इफेक्ट्स आने में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, पहले गो में नहीं होगा. Is it similar in some ways to मतलब रिलीजियस मेडिटेशन? अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब मेडिटेशन और इस्लाम में भी तो यही पढ़ाया जाता है ना, और इज इट द सेम? सर, सिमिलर क्या है? सेम चीज है, सेम चीज है. मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना. आई एम वेरी लकी, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं ये चीज कैमरे पे आपके सामने बोल पा रहा हूँ कि वो चीज जो पेगन्स या फिर आप ये कॉन्सर्ट्स में ड्रग्स के थ्रू होते हुए देख रहे हो, वही सेम चीज आपको मेडिटेशन के थ्रू, आपको नमाज के थ्रू, आपको रोजे के थ्रू और आपको जिक्र के थ्रू, जिसको आप कहते हो ना साउंड फ्रीक्वेंसीज है, सर्टेन साउंड्स हैं जिनको आपको बैठ के बार बार रिपीटेटिवली बोलना है, वो सेम इफेक्ट कर रही है. रिलीजन में आपको फायदा क्या है? अच्छा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से आप पहले आपका अपनी बॉडी के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है. वही बात है ना, आपने किसी से सुन लिया कि ये वाला जिक्र है, ये शाम में बैठ के करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में पैसे आना शुरू हो जाएंगे. अब इस तरह दैट इज नॉट हाउ दीज थिंग्स वर्क. ठीक है ना, आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी होती है, पैसों की तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती. पैसा तो मैन मेड चीज है. अब अबंडेंस का एक माइंडसेट है. आप अपने कॉन्शियसनेस को जब मेडिटेट करके साउंड के जरिए उस लेवल पे लाने की कोशिश करोगे और आपकी बॉडी के अंदर डिजायर फंसी होंगी, तो एक फड्डा शुरू हो जाएगा. ठीक है, एक बकायदा लड़ाई शुरू हो जाएगी. जो इसी का रिजल्ट फिर जो है डिलेरियम होता है, इसी का रिजल्ट फिर जो है बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं. तो आपका माइंड जो है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपकी बॉडी से लड़ रही है. कॉन्शियसनेस कह रहा है मुझे 6ठे फ्लोर पे जाना है, बॉडी कह रही है मैं 2 फ्लोर भी नहीं चढ़ सकती. ठीक है, वहां से फिर डिजीजेस आते हैं. आपने अपनी बॉडी को कंप्लीटली समझा हुआ है, फिर आप ये चीजें करने बैठोगे, आई किड यू नॉट जी, आपकी जिंदगी का फेवरेट टाइम होगा अकेले बैठना सुकून से, जब आपको कोई तंग नहीं कर रहा. बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग विद इन योर बॉडी. इफ यू कैन सिट विद योरसेल्फ फॉर 2 to 3 आवर्स, कि आपको हर चीज का सोल्यूशन बैठे बैठे मिलेगा. और आप नोटिस भी करोगे आजकल के जमाने में किसी 2 to 3 आवर्स बोलने का मतलब है कि मैं किसी की ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ जो आज से 10-15 साल पहले जिंदा था. इवन आई कांट सिट दैट लॉन्ग. मेरा मैक्सिमम जो थ्रेशोल्ड है 1 आवर का. उसके बाद घर की टेंशन है, बीवी बच्चों के काम है, यूट्यूब चैनल चलाना वगैरह, वो थक करके चीजें फ्लड होती है. मैं उनको नहीं ब्लॉक कर सकता ना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है. दे आर पार्ट ऑफ माई बॉडी. मेरी बॉडी वो काम टारगेट सारे अचीव करेगी तो मैं काम डाउन होके बैठ के मेडिटेट कर पाऊंगा. अब ये इसलिए मैंने इतना ज्यादा खुल के बता दिया कि ये 2 सीन्स हैं. एक तो आपका सेंसरी डेप्रिवेशन है, और दूसरा कंप्लीटली आपने अपनी बॉडी में से डिजायर को रिमूव करना है. ठीक है, इसीलिए ज्यादातर लोग जो है वो साइकेडेलिक्स की तरफ चले जाते हैं. लेकिन जब आप साइकेडेलिक्स की तरफ जा रहे हो ना, तो जब तक आप वो कंपाउंड यूज कर रहे हो, जब तक वो आपके ब्लड स्ट्रीम में है, तब तक तो आपको क्लैरिटी फील होगी. लेकिन एक दफा वो आपके सिस्टम से निकलेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा आपके साथ ट्रिप पे क्या हुआ. अगर आपको मतलब गॉड के साथ भी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुई है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे एलियन दिख गए, मुझे गॉड दिख गए. सर, मैक्सिमम मुझे जो महसूस हुआ है वो मुझे अपनी सोल ही महसूस हुई, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ. तो अगर कोई आगे कह रहा है कि मुझे साइकेडेलिक्स पे गॉड का एक्सपीरियंस हुआ है, वो डिवाइन एनर्जी की बात कर रहा है, वो प्योर बेसिकली कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है. गॉड को आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते. अगर आप गॉड को एक्सपीरियंस कर लोगे तो वो गॉड नहीं रहा ना, वो तो फिर डिफाइनेबल हो गया. ये वो पॉइंट था, ये वो थ्रेशोल्ड था जहाँ पे मैं बाहर आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे आसपास जो लोग चीजें बोल रहे थे और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था उसमें डिसोनेंस आना शुरू हो गई थी. ठीक है, आपको स्पिरिचुअल हीलिंग करनी है, आपको अपनी साइकी रिपेयर करनी है, आपको किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर का इलाज करना है. साइकेडेलिक्स इस काम के लिए हजारों साल से यूज हो रहे हैं. यहां तक कि आपको बहुत लंबी मेडिटेशन करनी है, आपको पहाड़ों में जाके बैठना है, आपको रेगिस्तान में जाके बैठना है. ये चीज को उनके लिए यूज किया गया है, आप आज भी यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट करना है, आपको रियलिटी को फिगर आउट करना है, वो इन चीजों पे नहीं हो सकता.
वो फिर आप जिंदगी भर एक लूप में ही फंसे रहोगे, आपको लगेगा कि ये कंपाउंड आपको रियलिटी दिखा रहा है, बट आहिस्ता आहिस्ता वो आपका नर्वस सिस्टम खा जाएगा और एक पॉइंट पे आके आप वेजिटेबल हो जाओगे। अगर मैं आपसे बैठ के बात कर पा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैंने 3 साल अपने आप को हार्ड कोर डिटॉक्स किया कि मेरे सिस्टम में कोई हार्ड ड्रग नहीं होना चाहिए। मैं तो उस पॉइंट पे हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली रूट कैनाल कराने की नौबत आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन वो क्योंकि डेंटिस्ट ने ऑपरेट किया था तो उसने मुझे जो है ना वो दे दी, ये एंटीबायोटिक दे दी, ऑग्यूमेंटिन दे दी 625 mg। उसने कहा कि मेटल लगा है ना आपके मुंह में तो इन्फेक्शन होने का चांस है, ये आपने 7 दिन खानी है। मैं जी 3 दिन से ज्यादा नहीं खा पाया, क्योंकि मुझे वो एंटीबायोटिक करती है, आपके प्रोबायोटिक्स को भी मारती है, एंटीबायोटिक्स को भी मारती है। अब मेरी जो डाइट है, मैं दिन में 1 बार मैक्सिमम 2 बार खाता हूँ, इससे ज्यादा खाता नहीं हूँ। मेरी डाइट ही इतनी हैवी नहीं थी कि मेरी बॉडी जो है ना एंटीबायोटिक को सस्टेन कर सके। दूसरे दिन जो है ना मुझे मेरे बहुत गंदे क्रैम्प्स होना शुरू हो गए, और उसके बाद बकायदा जो है ना मुझे तकरीबन हफ्ते भर तक लूज मोशन में है, सिंपल एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि मेरी बॉडी यूज टू नहीं है इन कंपाउंड्स की। उसने इतनी तबाही मचा दी जितनी आई थिंक अल्कोहल भी नहीं मचाती। अच्छा हाँ, अल्कोहल को आप ड्रग की कैटेगरी से बाहर निकाल के एक और कैटेगरी में डालें, इसको कहा जाता है न्यूरोटॉक्सिन। बिकॉज अल्कोहल बेसिकली कर क्या रही है, जब अल्कोहल आपकी बॉडी में जाती है, आपकी बॉडी में जहां जहां भी न्यूरॉन्स है इनको जाके मार देती है। अब वो जिसको आप अल्कोहल का हाई कह रहे हो ना, वो आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, न्यूरॉन को वापस रिपेयर कर रही है। दैट इज व्हाट द अल्कोहल हाई इज। एक दफा आपको एक चीज समझ में आ जाए तो व्हाई वुड यू इवन वांट टू ड्रिंक अल्कोहल, आई डोंट गेट इट। मतलब आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो कॉन्शियसली, और वो जो बॉडी रिपेयर हो रही है आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। सेंस नहीं बनती। अगर कोई बंदा मुझे अल्कोहल पीता हुआ दिखता है तो मेरे हिसाब से बहुत बुज़दिल आदमी है, उसको अपने इमोशंस को फेस करने की उसमें करेज नहीं है, इसलिए वो अल्कोहल को यूज कर रहा है। वरना बेसिकली तो अल्कोहल एंटीसेप्टिक है ना, आपको कोई जख्म हो जाता है उस पर लगाई जाती है ताकि उस पर कोई कीड़े वीड़े ना हो, ताकि किसी तरह का वो ना हो जाए, एंटी वो क्या कहते हैं ना, उससे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। दैट इज व्हाट बेसिकली अल्कोहल हैज बीन यूज्ड फॉर इवन बाय द पेगन्स। रिलीजियसली आप अगर देखें पुरानी क्रिश्चियनिटी वगैरह में वाइन की जिक्र होता है, इस्लाम में भी इन द बिगिनिंग मुस्लिम्स वर ड्रिंकिंग एंड देन एक फतवा आता है कि नॉट टू ड्रिंक। तो आप एक रिलीजियस आदमी हैं, रिलीजियस बातें करते हैं, रिलीजन में अल्कोहल की यूसेज की कॉन्वर्सेशन हो चुकी है ऑफ रिवर्स ऑफ वाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉट इन इस्लाम बट इन क्रिश्चियनिटी एंड अदर्स। जी जी। तो वो फिर एक टॉक्सिन को क्यों इस तरह प्रमोट करें? अच्छा, अल्कोहल की हिस्ट्री बड़ी प्यारी है। अगर आप अल्कोहल को उठा के देखें तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता था, क्योंकि साफ पानी नहीं अवेलेबल होता था, मजबूरन फर्मेंटेशन की जाती थी। क्योंकि अगर आपके पास साफ पानी नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरिया जरासीम इतने किस्म के हो सकते हैं जो अल्कोहल से ज्यादा आपको डैमेज कर देंगे। जो एक्चुअल हिस्ट्री है जिसको आप कह रहे हैं ना वाइन ड्रिंकिंग आ रही है, अब वाइन आपको फायदा कुछ भी नहीं दे रही होती, वो मोस्टली आपका लॉस ही करा रही होती है। बट अब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है तो मजबूरन आप पी रहे होते हो। मतलब वही है ना, मुसलमान जब अपनी पीक गोल्डन एज में थे तो उस वक्त यूरोपियंस का यही हाल था, वहां पे तो साफ पानी नहीं होता था तो मजबूरन उनको मीट पे और बियर पे चलना पड़ता था। दैट इज व्हाई दे वर कंज्यूमिंग अल्कोहल, एंड बिकॉज दे नीडेड, गर्मी चाहिए होती थी। अब मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने एक एथियस्टिक माइंडसेट से तकरीबन 1.5-2 साल जिंदगी में गुजारे हैं, तो मैंने अल्कोहल कंज्यूम करने की भी कोशिश की। और वो आपको देखिए, अल्कोहल अगर आप अपने जख्म पे लगा रहे हो ना ठीक करने के लिए, फिर तो सेंस बनती है। जब आप अपने सिस्टम में उसको डाल रहे हो तो आप अपनी बॉडी को लिटरली डैमेज ही कर रहे हो, आप अपने न्यूरॉन्स मार रहे हो। अब ये एक तरह की वो कहते हैं ना माशोविस्टिक बिहेवियर कहलाती है, जिसमें आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने साथ अकेले बैठ सको, अपने इमोशंस को देख सको। वही आपको सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक की बात कर रहा हूँ ना, उसमें 2 से 2.5 घंटे आपने अपने आप के साथ अकेले बैठना है। जो बंदा अपने साथ 2 या 3 या 5 मिनट अकेले नहीं बैठ सकता, वो इसको एज अ ड्रग यूज करेगा टू अटेन दैट माइंडसेट कि मैं बिल्कुल काम हूं, मेरी जिंदगी में कोई मसला नहीं है। वो इसको एज अ शॉर्टकट यूज कर रहा है टू अटेन पीस। और ये एक बड़ी ऐसी रियलाइजेशन है जिसने कोल्ड टर्की करने का मतलब, आपको अल्कोहल वाला हाई चाहिए ना सर, मैं आपको देसी टोटका बता रहा हूँ, फोड़ के आपने चावल खा लेने हैं। क्यों? आपने चावल कंज्यूम कर लिए ना दबा के, आपके पेट में कुदरती तौर पे फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। वो नहीं होता बिरयानी खाने के बाद, पुलाव खाने के बाद बंदा यू डाउन होता है, वो क्या हो रहा है, वो अल्कोहल ही तो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर। जब आपके पास एक ऐसा तरीका है इन चीजों को अचीव करने का जो हलाल भी है, जो आपकी बॉडी को मतलब अगर डैमेज कर रहा है तो फिर अलग से दिखेगा ना कि बॉडी पे चर्बी चढ़ रही है। जब ये सारे प्रोसेसेस अवेलेबल है तो सेंस ही नहीं बनती है आपको ड्रग्स करने की। अच्छा, मैं इसलिए इस्लाम मेरे लिए इतना सिंपल हो जाता है और इतना मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। हमने असल में कभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया कि ये चीज हराम क्यों की गई है। तो एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि यार जरूर इसमें कोई फायदा होगा, जरूर इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट होगा जो कि नॉर्मल में नहीं है, इसलिए मना किया जा रहा है। ये थॉट आती है यार, हर बंदे को आती है, मुझे आई थी। इसलिए फिर बंदा इन चीजों को एक्सप्लोर करता है। और जिस बंदे में नॉलेज नहीं होती वो फिर एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस चीज को सोबर तरीके से कैसे अटेन करना है।
एंड ये मैं इस पे आता हूँ वापस, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपने पुलाव बिरयानी की बात कर दी। कोई मुझे कहीं कह रहा था कि जो हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं ड्यूरिंग अ ब्रेकअप और अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन आर सिमिलर टू अल्कोहल। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? अच्छा, हार्ट ब्रेक एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आप मर सकते हो। आपका जो हार्ट है, इसके अंदर भी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। आपके हार्ट की पूरी एक इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो कि आपके ब्रेन को और आपकी गट को रेगुलेट कर रही होती है। तो यस, अगर आपका हार्ट किसी के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है ना, जिसको आप, इसको इश्क मजाजी कहते हैं, ठीक है, ये टेम्परेरी होता है। और ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में जब रिलीज होंगे, अगर आपको कभी पहला प्यार हुआ होगा तो आप नोटिस करना, वो तकरीबन 8 महीने से साल तक का पैटर्न होता है। उसके बाद फड्डे शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप वेस्ट में भी देखोगे तो इसलिए रिलेशनशिप जो होते हैं, लिव इन जब तक नहीं कर रहे होते और वो साल सवा साल तक सही से चल जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही होती है। ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं इस केमिकल को, ठीक है जी। और इस केमिकल की वजह से, मतलब आप, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको शराब की जरूरत नहीं है जी। जितना आपको ऑक्सीटॉक्सिन टोन कर सकता है, वो इसके लिए फिर एक सिंथेसाइज्ड केमिकल आता है जिसको एमडीएमए कहा जाता है, जो कि पार्टीज में बहुत अब्यूज किया जाता है। फिर आप उस लेवल पे आ जाते हो। You're saying that falling, अल्कोहल फिर उसके सामने PG-12 है। मैं कह रहा हूँ कि you're saying that falling in love is the similar like experience to what MDMA, ecstasy जिसे कहते हैं, जो different दो drugs हैं। ecstasy में तो I think कुछ और भी मिला हुआ होता है, लेकिन क्या वो जो feeling है is similar to the high of falling in love? I can prove it to you। देखिए, MDMA जो है, ये सिंथेसाइज किया गया था 1970s में बाय साइकोलॉजिस्ट्स। MDMA का काम क्या था, ठीक है, ये बहुत मशहूर केस स्टडी है। ओरिजिनली प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिस्ट को फेस हुआ था, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, ठीक है, प्रॉब्लम ये था, उनके पास एक कपल आए थे थेरेपी के लिए, और उनको इतनी नफरत हो गई थी एक दूसरे की शक्ल से, बात करना तो बहुत दूर की बात है, दे वर नॉट इवन विलिंग टू सिट इन द सेम रूम एट द सेम टाइम, ठीक है। अब एक साइकोलॉजिस्ट जो है, जिन लोगों ने ये चीजें सिंथेसाइज की है ना, जब आप उनकी वीडियोस, उनके रिसर्च पेपर्स, उनके व्हाइट पेपर जाके पढ़ोगे ना, आपको हंसी आएगी, क्योंकि वो लोग MDMA, ये LSD, ये चीजें थोड़ी ढूंढ रहे थे। दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि माइंड का मैकेनिज्म क्या है, कि आपका माइंड ऑपरेट कैसे करता है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, अलग अलग एनवायरमेंट्स में वो अलग अलग केमिकल्स रिलीज कर रहा होता है। अब एक इसमें से केमिकल जो है वो सेरोटोनिन है, ठीक है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन और डोपामीन, ये तीन वो केमिकल्स हैं जिनकी अलग अलग कॉकटेल्स जब आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं ना, तो आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। मोहब्बत की डेफिनेशन वैसे मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूँ कि मोहब्बत हो जाती है। वो मोहब्बत नहीं है, बेसिकली सिंक्रोनिटी हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही है जिसपे उस बंदे की कर रहे हैं। होता है ना, नशे में एक दूसरे से बिल्कुल प्यार हुआ होता है, यार तुमसे अच्छा कोई बॉय नहीं है, तुम जिंदगी में पहले क्यों नहीं बने, जैसे ही खाना पीना करके आते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे होते हैं, वो केमिकल की वजह से हो रहा होता है। अब 70s में, इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल रिकंसाइल, स्पेशली कपल्स, इस केमिकल को सिंथेसाइज किया गया था, और ये 20 to 25 mg दिया जाता है विद द क्या कहते हैं ना, पैराबोलिक डोज ऑफ 4 to 5 सेशंस। तो आप अगर कोई दो लोग हैं ना जिनको एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत है, आप उनको रिकंसाइल करा सकते हो। ये MDMA का एक्चुअल काम था। अब वो किसी कपल वपल के हाथ लगा, उसने कहा यार ये तो पार्टी में लेके जाने की चीज है, इस तरह से वो जो है ना, मतलब आपका अंडरग्राउंड कल्चर में यहाँ पे ये केमिकल लीक होना शुरू हो गया, टू द पॉइंट कि आज तक ये सिंथेसाइज हो रहा है, और ये मोस्टली यूरोप में सिंथेसाइज होता है। आप अगर पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हो और आप अगर एक्सटीसी की पिल कर रहे हो, तो आप उसको जाके चेक करें, आपको यूरोपियन गवर्नमेंट्स के जो है ना पूरी वेबसाइट्स मिलेंगी, जिनमें उन्होंने पूरी पिल टेस्टिंग के मतलब प्रोसेसेस बताए हुए हैं, उन पिल के कलर्स बताए हैं, ये बताया है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि आप इस चीज की सिंथेसाइजेशन रोक नहीं सकते। एक दफा आपको, मतलब इसका, अब मैं इसका प्रोसेस बताना नहीं चाहूंगा, इसका प्रोसेस जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो 1 गो में करना होता है। मतलब यूं समझ ले 18 से 19 घंटे का 1 गो का प्रोसेस है जिसमें ये केमिकल्स बनते हैं। तो अगर कोई, मतलब किसी ने बैचलर्स इन केमिस्ट्री किया हुआ है, वो ये चीज बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपका, वही घूम फिर के बात वहां आ जाती है जो मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ, आपको अपने इमोशंस की सेंस नहीं है, आपका लाइफ में कोई गोल नहीं है, और आपने एक्सटेसी कर दी, तो आपने जिंदगी में पहली दफा इन 3 केमिकल्स की कॉकटेल उस ड्रग पे एक्सपीरियंस की, बिकॉज उस ड्रग के अंदर ये केमिकल्स मौजूद नहीं है। वो ड्रग जाके आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को इंस्टेंटली ब्रेक कर रहा है, और आपके पास जितना भी डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटॉक्सिन का सप्लाई है, उसको फ्लड कर रहा है बॉडी में। दिस इज व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ड्रग। जब आपको एक दफा ये समझ में आ जाएगा आप क्यों करोगे ड्रग, आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, आप जिम शिम जाओ, ठीक है, पहाड़ों को चढ़ो यार, मतलब स्नॉर्कलिंग पे जाओ, मतलब वायरिंग करो, ताकि नेचुरली रिलीज हो और उससे बॉडी ग्रो करे। अगर आप ये सिंथेटिकली अपनी बॉडी में रिलीज कर रहे हो, तो आप अपनी बॉडी को रीवायर कर रहे हो। आप बॉडी को कह रहे हो कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है डोपामिन, सेरोटोनिन बनाने की, ये गोली है, जब मैं ये खाता हूं
तो बॉडी में खुद ब खुद सेरोटोनिन फ्लड हो जाता है। तो आप प्रोडक्शन रोक दो, अब हम इस पिल पे रिलाई करेंगे। और यहां से शुरू होती है आपकी डार्क ट्रिप्स। यहां से आपकी बॉडी आपके अपना टिश्यू, अपना मसल खाना शुरू कर देती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट केमिकल, ताकि जब भी आप उसको रिलीज, मतलब यहां से मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने जिंदगी में जितने भी जंकीज देखे हैं, उनकी शक्ल देख के आपको फौरन रियलाइज हो जाएगा कि वो किसी ना किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बंद हो गया है, उनकी बॉडी अपने आप को खा रही है वो शक्ल पे आ जाता है। अगर आप हेल्दी तरीके से यही सारी चीजें अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करो, इस तरह रिलीजन कहता है कि अपना एक रिचुअल बनाओ। आप 5 वक्त की नमाज बना के पढ़ के बेसिक, ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, सिर्फ बॉडी के लिए क्या कर रहे हो? आप अपनी बॉडी को कह रहे हो कि आपने दिन में 5 दफा खड़े होके ये हरकत करनी ही करनी है। यानी आप बॉडी को वायर कर रहे हो कि उसको एक्टिव रहना है, उसको स्टैटिक नहीं रहना। और जब बॉडी मूवमेंट में आती है ना जी, तो ये डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे के सारे मिलके एक ऐसा बुफे आपके लिए बनाते हैं कि आपको एडिक्शन हो जाएगी मूवमेंट की। आपका दिल नहीं करेगा एक स्टिल जगह पे एक जगह बैठने पर। बट वो ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि बस 1-2 घंटा यूं हैवी चहलकदमी करके मजे से वापस आके बैठ गए। आपने बॉडी को पुश करना है, उसको वार्म अप करना है। आपकी हार्ट बीट नॉर्मली 70-80 बीपीएम के ऊपर नहीं जाती है, आप उसको 100 तक लेके जाना है। लेकिन इस पॉइंट तक लेके जाना है कि दर्द हो, लेकिन वो दर्द बेरेबल हो। अगर वो बेरेबल पॉइंट पे है, वहीं पे रुक जाए, 5 मिनट दे बॉडी को, इम्यून सिस्टम वापस किक इन होगा और आपके अंदर कुदरती वीड फ्लड होगी। आपको मोटिवेशन भी आएगी, आपका स्टैमिना भी बनेगा, आपको भूख भी लगेगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ सर, पहाड़ों से भी रिसेंटली होके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में कराची से बाहर नहीं गया था। तो मेरी बॉडी कराची के हिसाब से बहुत अच्छी ट्यून्ड है। मैं 3-3 दिन तक जाग सकता हूँ, 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ, और 4 से 6 घंटे की नींद के बाद आई एम अगेन फंक्शनल, बैक टू नॉर्मल। क्योंकि कराची के अंदर पोल्यूशन इतनी ज्यादा है और यहाँ पे हर चीज आपको ऑन कॉल अवेलेबल है। आपको एक्चुअली कहीं जाने की जरूरत नहीं है इफ यू अंडरस्टैंड कराची प्रॉपर्ली। ठीक है, कराची इज ऑल अबाउट बीइंग रिमोट एंड मूविंग एट द राइट टाइम। उसके हिसाब से मेरी बॉडी ट्यून्ड थी। ओ हम लोग स्कर्दू गए, एक पहाड़ चढ़ाओ सर, 15 मिनट के अंदर लग पता गया, एक एक हड्डी, एक एक जोड़, एक एक बाल महसूस हो रहा था कहाँ से टूटा हुआ है। जी, मैं कह रहा था आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक टेंजेंट पे गए जो मैं सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। अगर हम देखें तो प्यार है, मोहब्बत है, ड्रग्स हैं, रिलीजन है, या इवन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स हैं। एक हमारी इनर्ट नेचर है कि इंसान कभी कंटेंट नहीं होता, उसे और चाहिए होता है। पैसे हैं तो और पैसे चाहिए, शोहरत है तो और शोहरत चाहिए, प्यार है तो ब्रज के प्यार चाहिए, राइट? Is that the reason people turn to drugs? Is that the reason they even in a very completely different way turn towards religion? Is there a nature inside human beings कि हम चाहते हैं this desire for more? Is that what makes us human? Is that the problem? Is that the solution? Or is that something we just have to learn to live with? It is what makes us human. This is the thing. ठीक है, अच्छा इसको आप 2 कैटेगरीज में देखोगे ना, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी ब्रदर। ठीक है, एक आपकी बॉडी की नीड्स है और एक आपकी कॉन्शियसनेस की नीड्स है। मैं कॉन्शियसनेस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब सोल का वर्ड यूज करता हूँ तो ज्यादातर लोग कहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे भी फॉलोअर्स हैं मुझे कहते हैं कि तलत भाई हमें पता ही नहीं है सोल क्या होती है, आप पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एटलीस्ट वो सच तो बोल रहे हैं, जो उनको फील हो रहा है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो एग्जैक्टली वैसे ही बता रहे हैं। तो आपकी जो बॉडी की नीड्स है वो सारी केमिकल बेस्ड है, लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस की नीड्स है वो सारी बिहेवियर या फिर क्या कहते हैं ना मेडिटेशन, या फिर वो क्या कहते हैं, इसमें थिंकिंग भी आ जाता है, इसमें स्टिलनेस भी आ जाता है, बट मोर अबाउट बीइंग स्टिल एंड ऑब्जर्विंग रादर देन डूइंग। ये आपकी सोल की या कॉन्शियसनेस की नीड्स है, ये चीजों को प्रोसेस करना है। एज लॉन्ग एज आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटी दोगे ना, तो यही होगा आपके साथ। ये वही है। अब मैंने जब रनिंग स्टार्ट की, मैं 15 मिनट रनिंग कर सकता था, अब मैं 1 घंटे कर सकता हूँ। तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है ना लिमिट। अब दिल कर रहा है 2 घंटे करूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल जो 4-4, 6-6 घंटे तक रनिंग करते हैं, फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं। तो दैट्स नॉट हेल्दी, राइट? आप बॉडी को फीड कर रहे हो, आपको इस चीज का बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, इसको ये एसोटेरिक्स में इसको कहा जाता है द लॉ ऑफ डुअलिटी। अगर आपने कभी वो देखा है ना, वो यिन यांग का सिंबल, एक व्हाइट है उसके अंदर ब्लैक है, ब्लैक है फिर उसके अंदर व्हाइट है। वैसे 3 डिमेंशन में कहा जाता है कि जो यिन यांग का सिंबल है वो बेसिकली एटम का डायग्राम है, जो कि उस जमाने में उन्होंने बनाया था। अब वो एटम के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि एटम के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो है एक दूसरे के अंदर मर्ज और मोल्ड होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोटॉन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दैट इज वेरी ओ लेवल, ए लेवल या मैट्रिक इंटर वाली अप्रोच। वो सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाता है ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सको। वरना एनर्जीज जो है वो लेयर्स में और वेव्स में मूव करती है। इसी तरह आपकी बॉडी है और आपकी कॉन्शियसनेस है, वो एक दूसरे के साथ लेयर और वेव में मूव कर रही है।
आपकी कॉन्शियसनेस को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे ना, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप अकेले बैठोगे बगैर मोबाइल फोन के, मतलब ये स्मार्ट वॉच भी नहीं रखनी, ऐसी घटिया सी वॉच रखनी है जिसमें सिर्फ टाइम और अलार्म होता है, तो आपका अपनी बॉडी पे कमांड आना शुरू होगा। वरना आपकी बॉडी जो है वो एक जानवर है, वो लिटरली एक एनिमलिस्टिक टेक्नोलॉजी है। आप उसको जितना फीड करोगे उतनी ग्रो करती जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसको आप जितना पुश कर सकते हो वो पुश होती है। मतलब अगर मैं अपनी ही एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा जो 15 साल तक चेन स्मोक कर रहा है, वो वापस आया है तो उसने स्मोकिंग को, वेल आई डू एंजॉय स्मोकिंग, झूठ नहीं बोलूंगा, वंस द ब्लू मून मैं जरूर एक आध सिगरेट पी लेता हूँ या वेप्स कर लेता हूँ, तो वो मेरे अपनी बैड हैबिट है। बट वो जो चेन स्मोकिंग थी ना, कि दिन का 1 से 1.5 डब्बा जा रहा था, वो ठप करके गायब हुई है। और वो इसीलिए गायब हुई बिकॉज नाउ आई कैन फील माई लंग्स। मेरे लंग्स मुझे कभी इस तरह फील नहीं हुए थे जैसे पहाड़ों पे फील हुए। एक एक अंदर वाइब, एक एक आर्टरी फील होती है। जब आप इस लेवल पे अपने ऊपर काम करते हो ना, अपनी कॉन्शियसनेस पे और अपनी बॉडी पे, ड्रग इज द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न। आपका कंसर्न ये होता है कि आज मैंने क्या करना है, व्हाट इज चैलेंजिंग इन लाइफ टुडे। ठीक है, आज कुछ ऐसा टारगेट बनाना है जिसमें मुझे पता है मैं फेल होऊंगा। ठीक है, जब आप ऐसे टारगेट्स बनाते हो ना जिसमें आपको पता है आप फेल होगे, तो आपकी बॉडी एलएसडी टीएचसी ये सारा कुछ कुदरती फ्लड करती है। और आपको दिखता भी है, डूअर लोग नहीं होते जो जिंदगी में एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मोस्टली फौजी हो गए, लेकिन और भी लोग आपको दिखेंगे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो यही तो कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को और बॉडी को इस हद तक मास्टर कर लिया होता है कि उनको अपने पैटर्न समझ में आ गए होते हैं, फिर उस हिसाब से अपने आप को पुश करते हैं। उन लोगों में आपको कभी ये नहीं दिखेगा ड्रग्स कर रहे होंगे। आपको ड्रग्स करने वाला बंदा सिर्फ वही मिलेगा जो डरपोक है। ठीक है, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस भी रहा है। जब तक आपके अंदर बुजदिली है ना, आप अपने आप को फेस करने को तैयार नहीं हो, आप रियलिटी को फेस करने को तैयार नहीं हो, फिर आपके अंदर ड्रग्स की एडिक्शन आती है। जो बंदा जेन्युइनली रियलिटी को अपने आप को समझने को चाह रहा है ना, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप उसको जितने ड्रग्स कराना चाहो करा दो, वो खुद ही छोड़ देगा। क्योंकि उसको महसूस होगा ना कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। तो एक बंदा जो रियलिटी बेस्ड है, वो कभी भी एक ऐसी चीज को अडेप्ट नहीं करेगा जिसका नुकसान ज्यादा है और फायदे कम है। You know what I'm saying? What is the maximum level of consciousness that you've achieved? जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि वो एक सोल का एक मैक्सिमम लेवल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप डिस्क्राइब कर पाए मेरे लिए, कि आपको लगता है कि क्या वो मैक्सिमम लेवल है जो अब तक आप जहाँ पे पहुंच पाए हैं, और वो व्हाट डज इट फील लाइक? ये तो दिस इज लिटरली समथिंग आई लिव बाय, बिकॉज ये अब मेरे लिए वो नहीं है, इट्स नॉट समथिंग आई हैव टू बिलीव इन, इट्स फैक्ट फॉर मी। ठीक है ना, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन यू कैन डू is observe without labeling और judging it। जब आप ये करने के केपेबल हो गए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपनी आईज पे, अपनी ईयर्स पे, अपनी नोज पे रिलाई करना बंद कर दोगे। आप रियलाइज करोगे कि ये सेंसर्स है। ठीक है, जैसे आजकल की टेस्ला की गाड़ी के अंदर कैमरा लगा होता है, ये क्या है, ये कैमरा है, इट्स अ सेंसर। ठीक है, सर्टेन नैनोमीटर रेंज की वाइब्रेशन को ये देख सकता है एज लाइट, दैट्स इट। उसके ऊपर गया, उसके नीचे गया, वो तो यहाँ आपकी प्रोसेस ही नहीं कर सकती। उसके ऊपर और नीचे की चीजें हैं, अगर आपको वो एक्सपीरियंस करनी है तो आपको अपनी बॉडी से बाहर निकलना होगा। और ये एक ऐसा पाथ है कि इसका कोई एंड नहीं है। इट इज नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। अगर आप बुजदिल आदमी हो ना, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। वरना अगर आपने सिर्फ इतनी सी करेज है ना कि आप ये रियलाइज करो कि फियर और डिजायर, ये दो चीजें बॉडी बेस्ड है, सोल बेस्ड नहीं है, तो आपके लिए इतने एवेन्यूज खुल जाते हैं फॉर नॉलेज, फॉर एक्सपीरियंस। फिर ये ड्रग्स आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चे की टॉफी है। ठीक है ना, क्योंकि फिर आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, और ये एक्सपीरियंस करना आज तक कोई भी सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाया। द मैक्सिमम आई कैन ट्रांसलेट दिस फॉर यू इज दैट यू विल सी कलर्स विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, अब द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कलर्स आई हैव सीन, ये भी मैंने 2017-18 में देखना शुरू किए थे। लिटरली ग्रीन है, ग्रीन के अंदर से येलो निकल रहा है, येलो के अंदर से ब्लू निकल रहा है, फिर वापस उसके अंदर से ग्रीन निकल रहा है। दिस इज हैपनिंग ऑन अ पैटर्न बेस। ठीक है ना, और ये जब एक पैटर्न की बेस पे होता है तो ये एक नया कलर का फॉर्म ले लेता है जो कि 4 कलर्स पे या 3 कलर्स पे बेस्ड है। रिसेंटली एलेक्स ग्रे एक बहुत मशहूर पेंटर है, मैंने उनकी पेंटिंग्स में देखा कि उन्होंने अटेम्प्ट किया इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और मतलब मैं उसका फैन ही हो गया कि बंदा कर पाया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये चीज एक्सपीरियंस की हुई थी ऑन एन ऑब्जर्वेशन लेवल, ऑन कॉन्शियसनेस लेवल। मैं कभी भी इसको कलर्स में कर नहीं पाया। मैंने तकरीबन 1 साल ड्राइंग सीखने की कोशिश की कि शायद मैं इनको बना पाऊं, बट नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप कॉन्शियसनेस लेवल पे जा रहे हो ना, आप 4 डिमेंशन से ऊपर निकल गए हो। ठीक है, टाइम इज नॉट अ फैक्टर एनीमोर, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है आपकी बॉडी पे। और जब टाइम का फैक्टर से आप बाहर निकल जाते हो तो स्पेस के फैक्टर से भी बाहर निकल जाते हो। फिर आप एनर्जी को, रियलिटी को एज इट इज एक्सपीरियंस करते हो। दैट इज व्हाट कॉन्शियसनेस इज। और इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मैं जो कर पाया 17-18 सेकंड तक कर पाता हूँ, फिर इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि ठक करके मैं अपनी आंखें खोल लेता हूँ।
नहीं बर्दाश्त होता यार। मतलब मैं आपकी तरह का ही बॉय हूँ सर, मैं इतना कोई वो सूफी या कोई मॉन्क थोड़ी हूँ। अल्लाह का करम हुआ है कि लाइफ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जा रही है और एक्सपीरियंसेस मजे मजे के आ रहे हैं। बट आई एम एट दैट पॉइंट कि वो जो 15 16 17 सेकंड का मुझे एक्सपोजर मिलता है ना प्योर कॉन्शियसनेस, मुझे अब उसको बढ़ाना है कि वो 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक कर पाऊं। और इतना मुझे गारंटी अब हो चुका हुआ है कि एक अल्लाह का वली होता है या कोई वो है, कोई सेंट है, या अगर एक पैगंबर है जैसे हजूर सलातो सलाम है, ये वो लोग हैं, ये वो एग्जाम्पल्स है हमारे लिए जो प्योर कॉन्शियसनेस लेवल पे कि उनकी ईगो कंप्लीटली उन्होंने बंद की हुई है, इसमें उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है। ठीक है ना। उनके नॉर्मल लाइफ के जो काम थे डे टू डे, उनके अंदर दे वर एबल टू सस्टेन दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ग्रो इट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने बोला ना कुछ साल पहले मैं एक एथियस्ट था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर आप हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए। 2014 2016, ठीक है, 2014 से 2016 तक। ठीक है। अब आप 2016 में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चलें स्पिरिचुअलिटी एक सॉर्ट ऑफ बिगर कॉन्सेप्ट है जहाँ आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जहाँ बहुत सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस और सही और गलत के मुताबिक होती हैं, उसमें आपको फॉर एग्जांपल व्हेन यू मूव फ्रॉम एथिज्म, व्हाई डिड यू एंड अप एट इस्लाम? So I come from a Sunni family. तो मेरी फैमिली, माय फादर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, ही वाज, वो पीटीसीएल में होते थे, बट ही वाज लाइक वो 1996 में रिटायर हुए। ही मैरिड वेरी लेट, ही मैरिड एट द एज ऑफ 50। तो ही केम फ्रॉम अ टाइम जब पाकिस्तान के अंदर कल्चर जो है वो बहुत टॉलरेंट हुआ करता था। ठीक है ना, हम लोग जो है वो अगर कोई सुन्नी महफिल हो रही है उसमें भी जा रहे हैं, कोई अहले तशी की महफिल हो रही है वहां भी जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स में, मेरे फादर के फैमिली फ्रेंड्स में कादियानी भी होते थे, हिंदूज भी होते थे, क्रिश्चियंस भी होते थे। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपोजर इन माई 20s मुझे मिला हुआ था, इन माई टीनेज मुझे मिला हुआ था कि देखो हर तरह के लोग होते हैं, हर बंदे को अलग अलग तरह से जो है अल्लाह ताला अप्रोच करते हैं। अगर एक बंदे को क्रिश्चियनिटी के थ्रू किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब काफिर हो गया है या फिर वो वाजिबुल कत्ल है। इसका मतलब है उसकी एक अपनी जर्नी है। अब जब तक उसकी वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती ना, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, आपने उसको उसके प्रोसेस में चलते रहने देना है। ये एक्सपोजर जो है ना, इसने मुझे बचाया जब मैं मीडिया में, असल में मैं आई वाज प्रैक्टिसिंग वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग से फिर मैं साउंड डिजाइन की तरफ आया, और साउंड डिजाइन से फिर मैं मेडिटेशन की तरफ आया, क्योंकि साउंड को देखना बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। ठीक है, साउंड को देखने के लिए एक तो बहुत टाइम लगता है, 15-15 20-20 साल लग जाते हैं, और उसको फिर ट्रांसलेट करना इनटू विजुअल्स, ये दिस इज वेयर आर्ट बेसिकली कम्स इन। कि आप एक चीज को महसूस कर रहे हो ना, साउंड बेसिकली वाइब्रेशन है। जो वाइब्रेशन आप सुन पा रहे हो वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की रेंज के बीच में है। जिससे ऊपर की वाइब्रेशन है या नीचे की वाइब्रेशन है वो आप सुन नहीं पा रहे, बट दे आर देयर। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल लव है। आप कहते हैं ना किसी से मोहब्बत हो गई, तो दिस इज अराउंड 430 से 500 हर्ट्ज की बीच की वाइब्रेशन होती है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये आप सुन नहीं सकते, ये सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस तरह की फ्रीक्वेंसीज मौजूद है जो कि सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, सुनी नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी रियलिटी भी मौजूद है जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मतलब महसूस होते हैं, समझ में नहीं आते। इस तरह की चीजें जब वो भी बैठ के साउंड पे काम कर रहा हूँ, एडिटिंग पे काम कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसीज आइसोलेट कर रहा हूँ, बैठ के रागों पे मेडिटेट कर रहा हूँ, ये चीजें फ्लैशबैक की तरह वापस आती थी। क्योंकि अगर मैं बैठ के फॉर एग्जाम्पल एक राग बजा रहा हूँ जो राग एमन है, और राग एमन पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मेरे बचपन के, जब अब्बा बैठ के कोई कवाली सुन रहे हैं उसके अंदर राग एमन यूज हुआ हुआ है। फिर कोई चर्च के अंदर कोई हिम बज रहा है उसके अंदर एमन के नोट्स यूज हुए हैं। ये मेरे दिमाग में इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है ना जी, कि मेरे लिए अब कोई डाउट ही नहीं बचा है। आप किसी बंदे को जाके कहोगे ना कि मुझे ईमान है कि अल्लाह ताला होते हैं, मेरे लिए फैक्ट है। क्योंकि जिस तरह से अल्लाह का वर्ड अरबिक में लिखा जाता है वो लिटरली एक वेव कोलैप फंक्शन का हायरोग्लिफ है। उसमें उस अल्लाह वर्ड में वो जिस तरह से लाम और हे का अपनी पूरी शेप बन रही है ना, साइन वेव इसी तरह बनती है और खत्म होती है, और नेचर इससे भरी पड़ी हुई है। ये जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना तो आप सर पकड़ते हो कि ओह माय गॉड, ये हम इतनी अरसे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे साथ ये हुआ है। मेरे साथ मुझे इस्लाम जो है वो किसी नमाज के थ्रू हिट नहीं हुआ, किसी मस्जिद में हिट नहीं हुआ। मुझे नमाज और रोजा हिट हुआ जब मैं बैठ के फ्रीक्वेंसीज को खोलने की कोशिश कर रहा था और उनके वेव फॉर्म्स को बैठ के देख रहा था, और मैं हैरान था कि इनके वेव फॉर्म्स एग्जैक्टली दिखने में वैसे हैं जैसी पुरानी अरबिक लिखी जाती है या हिब्रू लिखी जाती है या संस्कृत लिखी जाती है। लिटरली वही पैटर्न्स है। मतलब टू द पॉइंट कि ये चीज मैं पढ़ाने की कोशिश की और फिर मैं खुद ही रुक गया
क्योंकि मेजोरिटी जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे थे वो जरा कट्टर इस्लाम वाले माइंडसेट के थे। अब मैं उनके सामने वेव फॉर्म्स खोलूंगा तो वो दिखने में वैसे लगेंगे जैसे हिंदू टेम्पल्स होते हैं या फिर क्रिश्चियन सिनेगॉग्स, वो आपके क्या कहते हैं, सिनेगॉग्स होते हैं या चर्चेज होते हैं। उनका पॉइंटेड सा पॉइंट नहीं बना हुआ होता, डोम्स बने हुए होते हैं। दीज आर बेसिकली साउंड वेव्स। अब ये मैं उनको खोल खोल के दिखाऊंगा तो वो बजाय वो इस नीयत से आए होते हैं कि हम कुछ ऐसा तलतबाजी से सीखेंगे, हम आगे जाके तबलीग करेंगे कि इस्लाम का बोलबाला होगा। मैं तो जो उनको चीजें बता रहा हूँ उनको तो जाके पेगनिज्म पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साउंड की सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पेगनिज्म में और हायरोग्लिफ्स के अंदर हुई हुई है, इस्लाम में तो हुई भी नहीं है। और अगर हुई भी है तो मेन स्ट्रीम में मौजूद नहीं है। वो फिर आपको इब्ने अरबी को पढ़ना पड़ता है, इब्ने खुल्दून को पढ़ना पड़ता है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, फिर आपको ये डेटा मिलता है। ऐसा नहीं है मुस्लिम्स ने इस पे काम नहीं किया, लेकिन मुस्लिम्स की मेन कंसर्न सिविलाइजेशन को सस्टेन करना थी। वो रियलिटी के चक्कर में नहीं पड़े हुए थे, क्योंकि उनका ईमान था कि अल्लाह है, बस सही है, काफी है। जिनको इस चीज को एक्सप्लोर करना था कि अल्लाह क्या है, रियलिटी क्या है, गॉड क्या है, उन्होंने फिर साउंड वेव्स के ऊपर, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इतना डिटेल में काम किया जितना मैं करना शुरू हो गया इन स्टूडियोज व्हेन आई वाज एन एथियस्ट। आई होप आई ट्राई टू, ये मैंने आपको 3 साल का सफर समराइज करके 10 मिनट में बताने की कोशिश की है। सर साउंड पे काम करना इज वेरी पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल। क्योंकि मैंने जब साउंड पे काम शुरू किया था ना, एक चीज होती है जैसे म्यूजिक में कहते हैं कॉर्ड, जिसमें आप 3 नोट्स को एक साथ बजाते हैं। मुझे कॉर्ड्स भी नहीं सुनाई देते थे, मुझे बस एक वेव आ रही होती थी। जैसे नॉर्मली आप किसी बंदे से आके पूछो ना तुम्हें ये गाना क्यों पसंद है, कहता है यार दिल को जाके लगता है, ये होता है, वो होता है। वो टेक्निकली आपको नहीं बता सकता कि ये मुझे ये असल में ये वाला राग यूज कर रहा है, ये वाली बीट यूज कर रहा है, ये वाली टोन में गा रहा है, इसलिए जो है मुझे ज्यादा हिट कर रहा है क्योंकि ये वाली रेंज इस वाले इमोशन को डिफाइन करती है। आई वॉज जीरो, आई वॉज डम एट दैट। फ्रॉम दैट पॉइंट आई एम एट अ पॉइंट राइट नाउ कि अराउंड 15-20 हर्ट्ज की एक्यूरेसी से मैं अंदाजन बता सकता हूँ कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी बज रही है, कौन सा म्यूजिक बज रहा है, कौन सा राग बज रहा है। और देन आई स्टॉप स्टडीइंग ऑल ऑफ दिस। मैं इतनी डेप्थ में गया नहीं, मैंने 5-6 ही राग पढ़े। राग आप यकीन करेंगे थाउजेंड्स में है, लाइक थाउजेंड्स। और फिर जब आप रिलीजन की तरफ आते हैं तो रिलीजन में राग्स नहीं होते, रिलीजन में जिनको आप कहते हो डिवाइन फ्रीक्वेंसीज कह लो या डिवाइन रिदम्स कह लो। और वही रिदम आपको रिपीटेटिवली यूज होती हुई दिखेगी, तोरा में भी दिखेगी, बाइबल में भी दिखेगी, कुरान में भी दिखेगी, उपनिषद में भी दिखेगी। ये मैं बैठ के कैसे बताऊं सर, इस पे तो पढ़ा ही होना है ना। बजाय इस्लाम क्लियर होने के मैं उनको कह रहा हूँ कि सारे रिलीजन जाके पढ़ो। इसलिए फिर मैंने अपना हाथ रोक लिया और मैं लोगों को बेसिक्स ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपनी बॉडी को मास्टर करना है। आपने अपनी बॉडी को मास्टर कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपने बॉडी को समझना है। बॉडी को मास्टर नहीं किया जा सकता, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है ताकि उसके पैटर्न्स आपको पता हो। तो आप ये करना शुरू करोगे, साउंड आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगी। आपके सामने रियलिटी इतनी ऑब्वियस हो जाएगी कि अल्लाह ताला को चाह के भी आप इग्नोर नहीं कर सकोगे, चाहे आपने अल्लाह ताला का कोई भी नाम रखा हो। Does Allah talk to us in metaphors, in symbols, in patterns? और क्या हमारी गलती ये होती है कि हम उसको शायद बहुत लिटरली लेने की कोशिश करते हैं, जिस तरह आपने कहा फीलिंग्स में, लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड तरीक़ों में? और क्या ये अक्सर इशू आता है बिटवीन पीपल? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। अगर ये सवाल आप 1 साल पहले पूछते तो मैं कहता हाँ यही मसला है। लेकिन आफ्टर 1 year ऑफ काउंसलिंग एंड कोचिंग, प्रॉब्लम ये है कि हम खाली लिटरल वाली ट्रांसलेशन को ले रहे होते हैं। क्योंकि इस तरह की जो डिवाइन स्क्रिप्चर होते हैं ना सर, एक्सक्यूज मी, डिवाइन स्क्रिप्चर जो है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है। तो उसकी जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो उसकी पहली लेयर है, फिर उसके अंदर और सब लेयर्स हैं। अगर आप खाली एक ही लेयर को लेके बैठ जाओगे तो फिर आपको उस लेयर की ही फील मिलेगी, उसकी रियलिटी नहीं दिखेगी, उसकी डेप्थ नहीं दिखेगी और उसकी ग्राउंडिंग या उसकी रूट्स नहीं दिखेगी। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है, हमने बहुत सी चीजों को रट्टा बेस्ड ले लिया हुआ है और खाली एक ही हिस्सा ले लिया है, हम पूरी पिक्चर को नहीं ले रहे। इनको मैं कहता हूँ फॉरबिडन टॉपिक्स। ठीक है, फॉरबिडन टॉपिक थोड़ा छेड़ते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे रूह क्या है, ठीक है, तो मैं आपको वो डेटा दूंगा जो कि KGB का और CIA का डेटा है, उनका रिसर्च का डेटा है। उनके लिए रूह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन ऑफ अ वॉर्टेक्स है। ठीक है, ये मैंने आपको साइंस की टर्म में बता दिया कि रूह क्या है। आप किसी क्या नाम है, किसी अल्लाह वाले वो किसी मुफ्ती से या मौलाना से जिसने खाली फिक्र या खाली कुरान हदीस पढ़ा हुआ, उससे जाके पूछोगे रूह क्या है, वो आपको क्या बोलेगा, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। सही है ना, मोस्टली यही बोलते हैं और वो गलत तो नहीं बोल रहे। लेकिन जब आप इन दोनों चीजों को मर्ज करते हो, ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म है यानी एक तरह का फोनेटिक कमांड है, इट इज इंफॉर्मेशन जो कॉन्शियस है। जब आप इस तरीके से सोचते हो तो आप एक बॉडी की फ्लक्चुएशंस को मेजर कर सकते हो। और इनकी मेजरिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सोवियट्स ने बना लिए थे 50s और 60s में। उनको पता है कि एक बंदे की रूह को कैसे मॉनिटर करना है, उसकी अंदर छेड़छाड़ कैसे करनी है। और अब वो उस पॉइंट तक आ गए हैं कि उनको ये समझ में आ गया कि रूह को कंट्रोल नहीं किया जा सकता,
तो उसकी रूह से उसे डिस्कनेक्ट कैसे करना है, कि उसकी बॉडी को इतना स्टिम्युलेशन दे दो कि उसकी रूह की आवाज उसको आई ना। ये कैसे किया जा रहा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, ये इतना ऑब्वियस है और इतना सिंपल है कि आप जिस चीज को अकल्ट साइंसेस या क्वांटम फिजिक्स कह रहे हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज का, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का और ईथर का अमेलगमेशन और इंटरैक्शन। अगर इतना सिंपल करके आपको एक बाबा बता देगा, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी पे काम करोगे, अपनी जिंदगी को, लाइफस्टाइल को बेहतर करोगे। वो आके अगर आपको बाबा बोलेगा नहीं तुमने ये वाला वजीफा करना है, या इतनी दफा ये वाला जिक्र करना है, या वहां पे जाके ये हरकत करनी है, या फिर उससे जाके ये चीज करनी है, या फिर ये चीज मास्टर करनी है, आप बेसिकली क्या हो रहे हो? आप उस बंदे के कंट्रोल में आ रहे हो ना, उसके उसके सबॉर्डिनेट बन गए, उसके कमांड में आ गए। तो एक्चुअल में आपकी रूह है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे चल रही है। जब तक आप साइंसेस को थोड़ा सा खुले दिमाग के साथ नहीं पढ़ोगे, आप ये ऑकल्ट के और एसोटेरिक के और इनके जो ट्रैप्स है ना जो लोगों ने बनाए हुए, उनमें फंसना शुरू हो जाओगे। जब आप इन चीजों को एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोगे, जैसे आप वही है ना, आपसे कोई पूछे रूह क्या है, तो बैठ के इस पे सोचो ना यार थोड़ा। आपकी रूह आपकी बॉडी के अंदर ही है, यानी किसी ना किसी लेवल पे आप उसको एक्सपीरियंस तो कर सकते हो। आप किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ टाइम गुजारना शुरू करोगे, बैठोगे, आपको अपनी बॉडी में सटल वाइब्रेशंस महसूस होंगी। अच्छा, रूह आपसे कम्युनिकेट जो है ना, वो सिंबल्स के थ्रू करती है, वो ड्रीम्स के थ्रू करती है, और वो सिंक्रोनिटीज के थ्रू करती है। लोग कहते हैं ना वो नंबर मुझे रिपीटेटिवली दिख रहा है, या एक जिंदगी का वाकया है जो मेरे साथ बार बार हुए जा रहा है, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। दिस इज हाउ द सोल इज टॉकिंग टू यू, एंड द सोल इज टॉकिंग टू एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, जितने भी जिंदा है, वो नॉन स्टॉप आपसे बात कर रही है। लेकिन आपकी बॉडी को, आपकी डिजायर्स को आपने इतनी प्रायोरिटी दी हुई है कि उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही। इतना शोर है कि वो जो हल्की सी सुकून की एक बारीक सी हमिंग की आवाज है कि मैं ठीक हूं, मैं काम हूं, आपको ये करने की जरूरत है, वो नॉइज के अंदर दब रही है। इसलिए फिर ये सर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं लिटरली लोगों को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माय वीडियोस कि थोड़ा अपने आप को टाइम दे भाई। अगर आप एक काम कर रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मुझे काला रंग पसंद है, आपको पता है क्यों पसंद है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? मैं इस तरह के लोगों के अंदर जो है ना ट्रिगर्स पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपने आप को टाइम देते हैं ना, तो रूह एक ऐसी चीज है जो कि डिवाइन है और इमॉर्टल है। वो आपको जब महसूस होना शुरू होगी ना जी, एथियज्म विल गो आउट ऑफ द विंडो। एथियज्म आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्पाइडरमैन का कार्टून देख रहे थे और आपको लग रहा था कि स्पाइडरमैन रियल है। इतना बड़ा फर्क आपके अंदर आ जाता है। सूर्य काफ जो है उसमें जिक्र होता है ऑफ अदर रेल्म्स, अदर वर्ल्ड्स। आई बिलीव बुद्धिज्म वगैरह और भी रिलीजन्स में इसका जिक्र होता है विद इन दिस वर्ल्ड। इज दैट व्हाट यू स्टार्ट टू फील जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं, जब आपने कहा ना स्पाइडरमैन का कार्टून बंद हो जाता है और आपको समझ आ जाती है कि भाई ये तो कोई बकवास ही थी। इज दैट व्हाट यू नो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन? जिस तरह हम मुसलमान हैं तो सूर्य काफ का अगर मैं मिसाल दूं, या लाइक आई सेड बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में, और भी रिलीजन्स में, क्या ये डिफरेंट वर्ल्ड्स, रेल्म्स विद इन अस, विद इन द अर्थ, क्या ये कॉन्वर्सेशन होती है जिसकी वो बात या जिक्र कर रहे होते हैं? हाय अल्लाह, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। ठीक है, इसकी बहुत डेप्थ है। इसको अगर हम बिल्कुल कहते हैं ना जाहिलों की तरह एक्सप्लेन करें तो यही है। ठीक है, मल्टीपल रियलिटी, ये दो वर्ड्स हैं जिनको अक्सर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, जिससे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। एक है डायमेंशन और दूसरा है रियलिटी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, डायमेंशन, आपने अगर कभी ग्राफ पेपर देखा है तो उस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनी होती है, दीज आर डायमेंशंस। ठीक है, तो हमारी ये जो रियलिटी है, इसके अंदर अभी तक साइंस अराउंड 11 to 12 डायमेंशंस ढूंढ चुकी है कि 12 डायमेंशंस होती है। तो वो इसी रियलिटी की सब डायमेंशंस है। ठीक है, अब जब आप बात कर रहे हो, वो जैसे कुरान बात करता है, अर्थ की बात करता है, ठीक है, आसमान की बात करता है, वो डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा है, वो रियलिटीज की बात कर रहा है। ठीक है, वो जो 7 आसमान है वो 7 रियलिटीज है। और द बेस्ट आई अंडरस्टैंड सो फार इज कि अगर आप हमारी पूरी रियलिटी को ले लो, तो हमारी पूरी रियलिटी एक डॉट है एक बहुत बड़े से समंदर के बीच में। दिस इज हाउ इट इज टू बी कंपेयर्ड। तो जब आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, तो यूर राइट, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमोशंस, ऑन योर बॉडी एंड स्पेशली योर कॉन्शियसनेस, कि आप उसको टाइम दे रहे हो, उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रियलिटीज आपको एक्सपीरियंस होती हैं। लेकिन एंड में फिर मैं वही बोलूंगा, इट इज नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट।
क्योंकि उन रियलिटीज में जब आप जाते हो तो वहां पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लॉज डिफरेंट है। मतलब मैं डर जाता हूँ। मेरा एक ही दफा इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ, और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि मैं डीएमटी को अब्यूज कर रहा था। तो डीएमटी इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जो है ना इजी, मतलब इजी एक्सेस जो है ना, अगर आपको पोर्टल खोल रहे हैं उसके लिए डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन यूज होती है। और ये आपको एज अ ड्रग लेने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर कुदरती प्रोड्यूस होती है। इसके लिए आपको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अपनी सांस रोकनी है, ताकि आपकी बॉडी जो है उस मोड में चली जाए कि उसको लगे कि मैं मरने वाला हूँ। तो वो सारा डीएमटी फ्लड हो जाता है। और जब डीएमटी फ्लड होता है, डीएमटी के 2 काम है जो कि बायोलॉजिकली आपके अंदर वायर्ड है। एक, आपको जो ड्रीम्स आते हैं, वो कहते हैं ना आपकी रूह परवास करती है जब आप सो रहे होते हो, तो वो परवास करने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन है, जिसे डीएमटी कहते हैं। और सेकेंडली, जब आप मरते हो, आपकी बॉडी व्हेन इट डाइज, तो रूह को बॉडी से निकालने के लिए जो पोर्टल बनाया जाता है वो डीएमटी के थ्रू बनता है। तो जब आप मेडिटेशन के थ्रू या फिर अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने अंदर डीएमटी रिलीज कर रहे हो, तो डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, यू आर रिलीजिंग अ केमिकल विच इज टू बी रिलीज्ड व्हेन यू डाई। इट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। अगर आप उस लेवल पे आ गए हो कि अपनी बॉडी को इतना मास्टर कर लिया, क्योंकि लोग हैं जो कि डीएमटी एक्सरसाइजेस करते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कर रहा होता हूँ, तो आप उस पॉइंट पे आ गए, फिर तो आप इन चीजों में घुसने का सोचो। अगर आपने अपने आप को फुली, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं मुझे कहते हैं तलन भाई एक्सरसाइजेस सिखा दें, ये मुझे ट्रिप करना सिखा दें, मुझे एस्ट्रल ट्रैवल सिखा दें। सर, ये चीजें सिखाई थोड़ी जाती है, ये खुद ही होती है जब आप अपने आप को मास्टर करते हो। जो रिलीजन आपको कह रहा है ना कि आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आए, अपनी डाइट सही करें, जब आपकी डाइट सही होती है ना, आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं हो रही होती, ये पोर्टल्स एक्चुअल में तब खुलना शुरू होते हैं। और ये आपकी बायोलॉजी के अंदर डिजाइंड है, बाय डिफॉल्ट है, ये खुलते ही खुलते हैं। अगर ये कोई अलग से यूनिक सी चीज होती ना, तो जो पेगन्स हैं, जो आइडल वर्शिपर्स हैं, इतने मतलब टेढ़े किस्म के एग्नोस्टिक लोग हैं जो कि केमिकल्स के थ्रू ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो फिर नहीं कर पा रहे होते, वो फिर खाली आपको इस्लाम के थ्रू ये मिल रहा होता। दिस इज पार्ट ऑफ हु यू आर अ ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग, वो मैं इल्यूमिनाटी को कोट करूंगा यहाँ पे। इल्यूमिनाटी ने जो ह्यूमन वर्ड निकाला था, वो HUMAN नहीं था, वो HUEMAN था। ह्यू होते हैं ना, कलर का ह्यू होता है। दैट इज व्हाट बेसिकली यू आर। यू आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस सॉलिडिफाइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आप जब अपनी बाकी लेयर्स के साथ इन टच आओगे, उस कॉन्शियसनेस को, उस अवेयरनेस तक लेके जाओगे, ये सारी चीजें खुल जाती हैं। अच्छा, इसमें जो सेकंड वाला प्रोसेस होता है, ये रियलिटीज की जो आपने बात की ना, कि मुझे दूसरी डायमेंशंस में या दूसरे रियलिटीज में जाना है, तो सेकंड वाले जो इसका तरीका होता है, उसके लिए कहते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कुरान पाक में इसकी भी बात हुई है ना, इसलिए काफ का वर्ड यूज किया गया है सूरह काफ के लिए, बिकॉज़ काफ बेसिकली मीन्स अ केव। अब केव क्या कर रहा है ये भी समझे ना, इसको थोड़ा फिजिक्स की माइंड से देखें, आपके सारे वो कहते हैं ना 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बिकॉज एक केव के अंदर ना लाइट होती है, ना उसमें साउंड होती है, ना उसमें टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हो रही होती है। तो आप एक केव में जब जाके अपने आप को सील कर रहे हो, आप टेक्निकली टाइम कैप्सूल बना रहे हो। क्योंकि टाइम कब ग्रो करता है, जब आपकी बॉडी डिके करती है, ग्रो करती है, नीचे जाती है। एक काफ में जाने से या एक केव में जाने से आपने अपनी बॉडी का टाइम रोक दिया। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, इसके ऊपर आपको बहुत रिसर्च मिलेगी KGB की, सोवियट्स की, रशियंस की नहीं, सोवियट्स की। सोवियत यूनियन अब खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसी मशीन्स बनाई थी जिसके जरिए आप रिमोट व्यूइंग कर सकते थे, इवन इफ यू आर नॉट दैट वेल डेवलप्ड। और यही सारा डेटा फिर CIA ने वहां से निकाला भी है, और प्रोजेक्ट ब्लू बीम के अंदर और MK अल्ट्रा के अंदर भी यूज किया है। ये वो टर्म्स है जो अब खुले खाता यूज की जा सकती है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इस वक्त टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जितना हम लोग स्पेक्ट्रम को और फ्रीक्वेंसीज को अब्यूज कर रहे हैं, इन 5G, इन फूड, इन कलर्स, इन क्लोथिंग, इन लैंग्वेज, तो वे आर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ठीक है ना, ये कोलैप्स होना ही होना है। ये दिस इज ऑल्सो समथिंग यू रियलाइज व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ और नेचर में जाके बैठते हो, कि सारा का सारा पूरी दुनिया जो है वो 220 वोल्ट्स के एनर्जी ग्रिड के अंदर लॉक हुई हुई है, स्क्वायर्स में लॉक हुई हुई है। बिजली इसी में चल रही है ना, 110 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स, यही है। 220 वोल्ट से ऊपर अगर हमारी बॉडी जा सकती है, तो ये ग्रिड सिस्टम हमको जाने ही नहीं देगा। और 100, 200, 220 वोल्ट्स तक, 200 to 220 हर्ट्ज, अकॉर्डिंग टू डेविड हॉकिंस, जो है ना, वो पीक फ्रीक्वेंसी है आपकी कॉन्शियसनेस की, जहां पे आपके अंदर करेज आती है। और आप होता भी देख रहे हो सोसाइटी में। ठीक है, जब आप में करेज आती है, आप क्या करते हो? आप एक रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करते हो, आप एक कूप ऑर्गेनाइज करते हो, आप क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हो। ये आपको लूप में होता हुआ दिखेगा जब आप खुद पे काम करोगे, कि दिस हैज बीन हैपनिंग ऑन ऑटोमेटिक फॉर एटलीस्ट लाइक 80-90 ईयर्स नाउ। और ये ग्रिड सिस्टम ने इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म के जरिए ह्यूमैनिटी को एक कॉन्शियसनेस में लॉक किया हुआ है। आई होप मैं ज्यादा पागलों वाली बातें ना कर रहा हूँ।
नहीं बड़े मजे की बात मैं है थोड़ा ज्यादा डीप चला गया। ये। दिस इज वेरी मैट्रिक्स, नियो फ्रॉम द मैट्रिक्स वाली बातें हैं, लेकिन आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, राइट, एंड इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। मैं ये समझना चाह रहा था कि आपने भी बात की ना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, देयर मेनी डिफरेंट रिलीजन्स, एंशिएंट बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी, ड्रग्स को यूज़ किया नहीं किया, क्या किया, हायरोग्लिफिक्स, हिंदुइज्म। क्या ऐसा है कि एक बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होती है कि रिलीजन चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है। हिंदुइज्म फॉर एग्जांपल, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स है, वो कितना सिमिलर है टू इस्लाम्स कोर टीचिंग्स जो ओरिजिनल हिंदुइज्म है। या मिसाल के तौर पे कहते हैं कि इथियोपियन क्रिश्चियनिटी और यूरोपियन क्रिश्चियनिटी में फ़र्क है, दे आर नॉट द सेम। कैन यू वॉक मी अ बिट थ्रू ऑल ऑफ दीज? इज इट डिफरेंट? डू रिलीजन्स चेंज? बिकॉज वहाँ पे आपने भी जिस तरह बात की ना, मैट्रिक्स आ जाती है और वो कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है अवाम को। अवाम को कंट्रोल करना जरूरी तो नहीं हो जाता, अवाम को कंट्रोल करना मजबूरी हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों के पास पावर है ना, उनको पावर का नशा है। ठीक है, पावर इज ऑल्सो अ ड्रग विच योर बॉडी रिलीजेस। ठीक है, जो एंड्रेलिन है, एंड्रेलिन और मतलब कोर्टिसोल का मिक्स है, बड़ा मजेदार सा कॉकटेल है। तो जिन लोगों को इस चीज की एडिक्शन है, वो हमेशा आपको यूज करेंगे ख्वारी वाले काम कराने के लिए, ताकि वो मजे से बैठ के अय्याशी कर सके। ठीक है, उनका वही एट द टिप ऑफ देयर टंग, वो जो चाहे उनको फौरन मिल जाए। और ये ह्यूमन नेचर में भी है। देखिए, आई डोंट वांट टू साउंड डिप्रेसिंग, बट फैक्ट यही है कि मेजोरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी अगर आप देखें तो 75 to 80% ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो प्रिटी मच विदाउट मॉरल्स और विदाउट एनी सोल ही फंक्शन कर रही होती है। वो फियर और रिवॉर्ड पे चल रही है। ठीक है, दैट इज मेजोरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो शुरू से एक रिवाज रहा है, ठीक है, कि इन लोगों को अपने हिसाब से चलाया जाए। क्योंकि माइंडसेट ये होता है कि अगर इनको खुला छोड़ दिया गया तो ये अपना भी नुकसान करेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। जो टॉप पे इलीट बैठे हुए हैं ना कंट्रोल करने के लिए, वो इस माइंडसेट से आ रहे होते हैं। और जितनी भी आपको रिलीजन में करप्शन दिख रही है ना, वो ये इलीट ही कर रहे हैं। क्योंकि सर, आई हैव बीन वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि आई हैव बीन एबल टू स्टडी द उपनिषद्स। फिर मैंने आपकी जो ग्रीक बहुत सारा मुझे लिटरेचर पढ़ने को मिला, बट दिस वाज लाइक 4-5 years ago। जब आप रिलीजन की डेप्थ में जाते हो ना, उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे एमरल्ड टैबलेट्स हो गए, उपनिषद्स हो गए, या आप कुरान को भी उठा रहे हो, जब आप ऐसे स्क्रिप्चर्स पकड़ रहे हो, जैसे वो आपके क्या कहते हैं ना, बाइबल जो है, बाइबल असल में बाद में कंपाइल की गई है। ओरिजिनली तो ये वो थे, सहीफे ही थे। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं पता नहीं, कि मेरे मुंह से निकल रहा है। हाँ, यस, टेस्टामेंट्स। ठीक है ना, टेस्टामेंट ऑफ लूक, टेस्टामेंट ऑफ जॉन। इस तरह जब आप सोर्स पे जाके उनके एक्चुअल स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो, तो सारे एक ही चीज की बात कर रहे हैं। जब उनकी इंटरप्रिटेशंस आई हैं और आइटरेशंस आई हैं, वहां से कल्ट्स बनी है, और कल्ट से कल्चर बना है, कल्चर से फिर रिलीजन बना है। क्योंकि इस्लाम तो कभी भी ये नहीं कहता कि वो रिलीजन है। इस्लाम तो बेसिकली कह रहा है इट इज अ वे ऑफ लाइफ टू अटेन पीस। और अगर आप कोर क्रिश्चियनिटी में भी जाओ, जो ओरिजिनल लूक के, पॉल के जो टेस्टामेंट्स है, उनको पढ़ना शुरू करो, तो जीसस क्राइस्ट भी यही चीजें बोल रहे थे, यही डॉक्यूमेंटेड है। इनकी ना अर्जुना के साथ एक पूरी कॉन्वर्जेशन है ड्यूरिंग वॉर, जिसमें वो हौसला दे रहे हैं अर्जुना को, सिखा रहे हैं कि तुमने सस्टेन कैसे करना है। ठीक है, अर्जुन कह रहा है कि मेरे में हिम्मत नहीं रही है जंग लड़ने की। वो जो कॉन्वर्जेशन है, ओपनहाइमर ने वो कॉन्वर्जेशन में से जो है ना, कोट्स ने निकाल निकाल के कोट किया है सर। और वो यही बातें कर रहा है, वो डिविनिटी की बात कर रहा है। वो कह रहा है सारी एक ही सोर्स है। ठीक है, वो उसको कह रहे हैं ये नेमलेस सोर्स है। हम लोग कह रहे हैं कि अल्लाह जो है, अल्लाह ताला का पसंदीदा नाम है। अल्लाह ताला को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला है। वही है ना, पहला कलमा ये तो कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इतनी सिमिलैरिटीज आपको दिखना शुरू हो जाती है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ह्यूमंस ने आके कहां पे करप्शन की है। ठीक है ना, प्योर रिलीजन पे अगर आप जाओ तो रिलीजन कल्चर से निकल रहा होता है। अब वो कल्चर कौन सा है, उसकी बेस पे आपको करप्शन दिखेगी। और इस वक्त तो सर इस्लाम में भी आपको अच्छी खासी करप्शन दिखेगी। यहाँ पे भी काफी सारे सेक्स सिस्टम आ चुके हैं। इस्लाम तो इस चीज को बहुत ओपनली कहता है कि आपके जो है ना, वो फिरके नहीं होने चाहिए, एक इकोसिस्टम होना चाहिए। और जब आप उपनिषद में घुस रहे हो, वो भी यही कह रहे हैं, इकोसिस्टम होना चाहिए। ठीक है, सब बराबर है। जितनी आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, उतनी आप पे जिम्मेदारी है कि अपने नीचे वालों का ख्याल रखो, उनको अपने कंट्रोल में नहीं लाना। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके पास बहुत सारे खेत हैं। ठीक है, आपने बहुत सारा आटा उगाया। अब वहां से बहुत दूर एक वडेरा रहता है, उसने कहा मैंने कोई ऐसी हरकत करनी है कि इसका ज्यादातर आटा जो है ना मेरे पास ही आए। तो आप क्या करोगे, आप दिवाली का फंक्शन ऑर्गेनाइज करोगे, आप क्या कहते हैं वो मानसेरा, इस तरह के कल्चरल इवेंट्स डिजाइन करोगे, और उसके माइंड में डालोगे कि इन इवेंट पे आगे हाजिरी देना, या फिर अलग अलग जो इनकी टर्म्स यूज की जाती है, तीरे तिरा, जो भी आप कह रहे हैं, जिस रिलीजन से भी उठा दें, ये पीछे जो लैंडलॉर्ड्स, जो बैरन्स, जो चौधरी बैठे हुए हैं ना, ये उनकी घी करप्शन है।
और ये बहुत आराम से आइडेंटिफाई हो जाती है जब आप रियलाइज करते हो कि ज्यादातर जो ये कल्चरल इवेंट्स हैं ये हार्वेस्टिंग के दौरान या किसी न किसी ऐसे इवेंट के दौरान ऑर्गेनाइज या डिजाइन हुए हैं जब बहुत ज्यादा या तो ट्रेड हो रही होती थी या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग या फूड मूव हो रहा होता था। मैं इसको और नहीं खोलना चाहूंगा, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है क्योंकि फिर साबाईन्स आ जाते हैं, फिर नसेरीज आ जाते हैं। इतना डेटा है सर कि हम नॉन स्टॉप 4-6 घंटे इस पे बोल सकते हैं और मजे से बोल सकते हैं। और मेरी बहुत कम रिसर्च है सर, इसकी जो डेप्थ है ना वो ये है, और मैं इतना सा जानता हूँ। तो मैं भी अभी भी रिसेंटली और रेगुलरली इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बट करप्शन जो है वो जितनी मैन मेड है, जो एक्चुअल स्क्रिप्चर्स है, जब आप उनकी डेप्थ में जाते हो, आप एमरल्ड टैबलेट्स भी उठा के देखो जिसमें वो कहते हैं टैबलेट ऑफ थॉट, वो भी जो बातें कर रहा है वो डिवाइन मतलब यूनिटी की ही बातें कर रहा है। वो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इतने सारे कॉर्ड्स हैं या इसको अपने कंट्रोल में लाओ या फिर ये तुमसे हल्का है या तुमसे बड़ा है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये सब हमने करप्शन डाली है। दरअसल मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ एंड देन आई लेट यू गो। आपने हमें बड़ा टाइम दिया, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन आखिरी मेरा सवाल ये है कि आपने भी बात की कि आपका नॉलेज ये नॉलेज है, आपका नॉलेज इतना है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली आप कोई बाइस और कब है? हाँ? आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर एंड गोल, अगर मैं आपसे थोड़े से फ्रॉम अ क्रिटिकल स्टैंड पॉइंट सवाल पूछता हूं, क्योंकि वरना ऑडियंस में लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि क्या आपने जो ये सारी बातें की ना कि डिवाइन सेल्फ होना चाहिए, हमारे यहाँ एक रिलेशनशिप होती है जहाँ पे आपने एक सर्टन रिलीजियस लेवल पे आना होता है बिफोर यू कैन टीच रिलीजन। और फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है कि आप जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इससे अगर आप पैसे बना रहे हैं तो आर यू अ मॉडर्न डे पीर, मतलब आर यू अ वाइब्रेशंस एंड यू नो शिशका फॉर द जेनजी हिपी ड्रग लविंग, उनको आप इस्लाम वाया वाइब्रेशन और ड्रग्स की बातें कर रहे हैं? इज इट डेंजरस टू सोसाइटी एंड आर यू ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम दिस? Okay, firstly, I am not teaching Islam. I am not qualified to do that. I am a Muslim. तो मेरे जो अपने जाती एक्सपीरियंसेस हैं एज अ मुस्लिम मैं वो शेयर कर रहा होता हूँ। एंड सेकेंडली आई एम अ स्पिरिचुअल कोच। द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग इज स्पिरिचुअल कोचिंग। और स्पिरिचुअलिटी के बाद डिविनिटी आती है। स्पिरिचुअलिटी इज योर स्पिरिट, योर ओन सोल, योर ओन सेल्फ। ठीक है, एंड दिस इज अ ग्रोइंग ट्रेंड एज वेल एज अ ग्रोइंग प्रोफेशन इवन इन द वेस्ट। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आप एक्सपीरियंस करते हो, आप कहीं से सीख नहीं सकते। दुनिया में कोई स्पिरिचुअलिटी की किताब नहीं है सर, आपके साथ खुद हुआ है तो ही आप ये कर सकते हो। मेरा एम यही है कि ना सिर्फ मैं इससे अर्निंग करूं बल्कि एक कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें मेरे तरह के और लोग, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हो ना, आप डिटैच हो जाते हो इमोशन से, फिर आपकी बॉडी की वैल्यू आपके लिए कम हो जाती है। और मैं आई बीन सो लकी इन द लास्ट 1 year, एट लीस्ट 25 पीपल है मेरी प्ले लिस्ट में और मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो कि मुझसे बहुत इवॉल्व है, मुझसे बहुत एडवांस्ड है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू कम ऑन यूट्यूब, दे आर नॉट रेडी टू कम इन पब्लिक। कुछ वही फिर उनसे क्रिटिकल सवाल किए जाते हैं, तो जब आप इतना स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो फिर आप सेंसिटिव भी बहुत हो जाते हो। तो मेरा टारगेट ये है कि इसको एज अ प्रोफेशन स्टैब्लिश करो कि भाई आपको स्पिरिचुअल कोचेस की जरूरत है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में काउंसलर होता है ना सर, तो लाइफ में क्यों नहीं हो सकता? और ये काउंसलिंग वो काउंसलिंग है जो फैमिलीज में दी जाती थी। ठीक है, आपके अब्बा होते थे, आपके दादा होते थे, उनसे ये चीजें सीखने को मिलती थी। सोशल मीडिया ने एक खतरनाक डिसोनेंस बना दिया है कि ये हमारी फैमिली और ये हम है, बीच में सोशल मीडिया है। अब एक पूरी जनरेशन है जो कि सोशल मीडिया पे रिलाई कर रही है फॉर दिस डिवाइन विजडम, जो कि सीना बा सीना दिया जाता था। और ये वाला जो आप बात कर रहे हैं ना पीर, मुझे टाइटल भी दिया गया है कि आप फ्रीक्वेंसी बाबा हो। ये नाम मुझे 3-4 दफा दिया गया है। बट अगेन मेरी तो इतनी है ही नहीं, एक्सपर्टीज ही नहीं है रिलीजन पे। हाँ, मैंने अपनी सोल को, मैं ये ऑन कैमरा भी बोल चुका हूँ, बहुत दफा बोल चुका हूँ, इन माई ओन लाइफ मैं 2 दफा अपनी रूह को लाइव जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस तरह बात कर चुका हूँ। बहुत छोटा सा पॉकेट था, 15-20 मिनट का पॉकेट था, बट दोज 15-20 मिनट्स वर इनफ टू टीच मी एवरीथिंग आई नीडेड टू लर्न अबाउट लर्निंग। ये थोड़ा सा पैराडॉक्स टर्म है, लेकिन लर्निंग भी एक स्पिरिचुअल एबिलिटी है जो आपकी रूह में होती है। आपकी बॉडी लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं रखती। आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट पे चलती है सर, वो या तो डर पे फंक्शन करेगी या फिर वो क्या कहते हैं रिवॉर्ड पे फंक्शन करेगी। तो दिस एबिलिटी टू ग्रो, दिस एबिलिटी टू लर्न, दिस एबिलिटी टू इवॉल्व एंड बिकम समथिंग यू आर एमिंग टू बिकम, ये आपकी स्पिरिट से आ रही है। और आपकी स्पिरिट की जो बैटरी है ना, वो आपकी सोल है। ये एज अ प्रोफेशन अगर नहीं स्टैब्लिश किया गया इन सोसाइटी, तो ये एक और मैं आपको ये वेस्टर्नर को ही कोट कर रहा हूँ। ये किताब भी मुझे अराउंड आई वाज 20 जब मुझे पढ़ने को मिली। एल्विन टॉफलर की लिखी हुई किताब है। किताब का लिटरली नाम है फ्यूचर शॉक, क्योंकि ये 70s में लिख रहे थे ना।
वो उसमें प्रिडिक्ट कर रहे थे कि एक पॉइंट आएगा कि जिंदगी इतनी मोनोटोनस और इतनी बोरिंग हो जाएगी कि कंटेंट कंज्यूम करना मजबूरी हो जाएगी टू एंटरटेन आवरसेल्व्स, क्योंकि इंसान की बेसिक नीड्स में से नीड है टू हैव अ रीजन टू लिव। ठीक है ना, एक स्टोरी चाहिए होती है हमें, एक कहानी चाहिए होती है, एक वाक्य चाहिए होता है जिससे हमारे पास सुबह उठने की वजह है। तो एल्विन टॉफलर ने ये 70s में कहा था कि ये एक प्रोफेशन नहीं, ये एक इंडस्ट्री बनेगी जो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर उस इंडस्ट्री में मैं घुस रहा हूं तो मैं एज अ स्पिरिचुअल कोच और स्पिरिचुअल गाइड घुस रहा हूं, मैं एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं घुस रहा, बस ये फर्क है। वरना डेफिनेटली आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम दिस, बट आई डोंट वांट टू मेक मनी फ्रॉम क्लाइंट्स, आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम कंटेंट, ताकि जो कंटेंट आगे जा रहा है ना उसके फैलने से मुझे रॉयल्टी मिले। क्योंकि अगर मैं लोगों से पैसे चार्ज करना शुरू हो जाऊंगा तो मेजोरिटी लोग तो स्पिरिचुअल कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर। साइकोलॉजिकली आप थेरेपी पे जाओ, कितनी महंगी पड़ती है, 30 से 40 हजार रुपया लगता है कराची के अंदर। तो उस हिसाब से स्पिरिचुअल कोचिंग तो लाखों रुपए में जाएगी, और ये फ्रॉड हो भी रहे। कुंडलिनी एक्टिवेटिंग के लिए 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं, चाकरा ट्यूरिंग के लिए 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं। सर ये 15 मिनट लगते हैं, बहते हुए पानी के पास बैठो सारे चाकरास अलाइन हो जाते हैं। ऐसा तबक रोशन होगा, आपकी सोच है। मुझे ये अवेयरनेस फैलानी है, उसके बाद भी आपको कोचिंग चाहिए, 1-on-1 सेशन करना चाहिए, उसके लिए मैं डेफिनेटली चार्ज करूंगा। लेकिन इस नॉलेज को फैलाने के लिए और इस कम्युनिटी को स्टैब्लिश करने के लिए मैं अपनी जेब से पैसा ना सिर्फ लगाऊंगा बल्कि लगा रहा हूं। आप ये 100% श्योर कि जितना हमारे कल्चर में डेप्थ है ना, उतने वेस्टर्न कल्चर में डेप्थ नहीं है। एक दफा 3 या 4 लोग भी स्पिरिचुअल कोचिंग की तरफ आ गए ना, और ये इसकी छोटी सी भी कम्युनिटी बन गई। आप देखें हमारा जो कहते हैं ना कल्चर शॉक आया है, इसकी वजह से हम अपने बड़ों की इज्जत करना छोड़ दिया। देखिए कैसे उसके बीच में रिकंसिलिएशन आती है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक सॉर्ट ऑफ लास्ट टेंजेंट सवाल, स्पिरिचुअल कोचिंग जब आप लोगों की कराते हैं, अगर वो आपको आके कहें कि यार हमने भी ये जर्नी एक्सपीरियंस करने के लिए पहले DMT करनी है, फिर MDMA करनी है, फिर कोकेन करनी है, क्या आप उनको मना करते हैं या आप उनको कहते हैं कि नहीं करो? भाई पाकिस्तान में नहीं करना, और ये चीजें करने के लिए आपको सेंस ऑफ भाई आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आना जरूरी है। क्योंकि ये चीजें अगर आप स्ट्रीट से उठा रहे हो ना तो कोई गारंटी नहीं है वो जो आपको दे रहा है वो DMT है। ठीक है, वो हेरोइन भी हो सकती है, वो कोई हैवी कलर्ड पाउडर भी हो सकता है। चलें सर, आई होप कि आप बस बच्चों को बेचें ना ड्रग्स। इट्स गुड आप उनको समझा रहे हैं कि यू कैन गेट दिस फ्रॉम अ नेचुरल हेल्थी इन योर बॉडी सोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने हमें टाइम दिया। दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल। हम आपको वापस भी कभी तंग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और सिविलाइजेशन पे बात करने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड आवर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट।